अध्याय 451 से 470। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से अचानक एक शक्तिशाली शक्ति उभरी। ऐसा लग रहा था कि अत्यधिक बर्फीली शक्ति हर चीज को जमा सकती है। क्या यू वयुआन, जो अभी अभी बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी, तुरंत ही डर के मारे सफेद पड़ गई। जिस क्षण सुप्रिया हिली, वह उसकी गतिविधियों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। उस समय यू वयुआन के सामने अचानक एक ठंडा फूल प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों बाद ये खिल गया और सुप्रिया की आकृति प्रकट हो गई। तुम्हारे लिए ये खत्म हो गया है। सुप्रिया ने यू वयुआन को मैदान से बाहर कर दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक यू वयुआन के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। जब यू वयुआन चौक के फर्श पर उतरा तो उसका दिमाग चकरा गया। वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह सुप्रिया से क्यों हार गया। जब लोगों ने यह घटना देखी तो वे हंगामा करने लगे। इस बीच सुप्रिया ने अपनी बाहें उठाईं और अपने बगल में बैठे जज की ओर देखा। कृपया अब परिणाम घोषित करें। ये सुनकर जज ने सुप्रिया को एक लंबी नज़र से देखा और फिर परिणाम की घोषणा की। पहले क्षेत्र में प्रतियोगिता के दूसरे दौर में क्लाउड स्काई चोटी की सुप्रिया हिडन स्वॉर्ड चोटी की अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजयी हुई हैं। फफ। जब ऊपर जयवीर ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय क्रोध से भर गया और उसने मुंह में खून थूक दिया। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? जब पास में खड़े एक शिष्य ने यह स्थिति देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत ही नाटकीय परिवर्तन आ गया और वह जल्दी से जयवीर की सहायता के लिए आगे बढ़ा। इस समय जयवीर बेहद गुस्से में था। उसके दिल में भयंकर क्रोध जल रहा था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय की 7 चोटियों में से छिपी तलवार चोटी को सबसे शक्तिशाली चोटी कहा जा सकता है। हालांकि प्रतियोगिता की शुरुआत में ही उन्हें लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा था। ये तो बहुत शर्मनाक बात थी। ठीक इसी समय यू वयुआन अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटता हुआ शर्मिंदा होकर समूह की ओर वापस चला गया। उसने जयवीर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसने अभी अभिषेक ही बघारी थी, फिर भी न सिर्फ उसे दूसरे पक्ष ने एक ही वार में गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि दूसरे पक्ष ने अपनी तलवार भी नहीं चलाई थी। इसके अलावा उसे बेदर्दी से अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया था और इस प्रक्रिया में उसकी गरिमा भी चली गई थी। शिक्षक, मुझे माफ करना। मैंने शिक्षक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। यू वयुआन ने अपने भारी घायल शरीर को घसीटा और जयवीर के सामने घुटने टेक दिए। कचरा, तुम सब कचरा हो। जब जयवीर ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गया और लगभग एक बार फिर से खून थूकने लगा। यदि अन्य प्रमुख लोग तथा एल्डर सोनू वहां उपस्थित न होते तो वह इन शिष्यों को कठोर दंड देता। तभी सुप्रिया अखाड़े से निकलकर राहुल के पास लौट आया। गुरुजी, मैंने आपको असफल नहीं किया बल्कि जीत गया। राहुल ने स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ देखा था जो अभी अभी हुआ था। जब उसने देखा कि जयवीर क्रोध से मुंह से खून उगल रहा है तो वह मन ही मन हंस पड़ा। यह एहसास बहुत अच्छा था। वह अंततः उन सभी शिकायतों को बाहर निकाल सकता था जो उसने पिछले 100 वर्षों से झेली थीं। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अच्छा, अपनी ही दवा चख कर देखो। बेशक, राहुल ऊपर से शांत रहा। उसने सुप्रिया को भी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यू, क्या मैंने तुम्हें अपने मार्शल अंकल गाओ को कुछ सम्मान देने के लिए विशेष रूप से निर्देश नहीं दिया था? तुमने इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया? वह तुम्हारे मार्शल अंकल गाओ का प्रिय शिष्य था, सदी का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति। तुम उसे सिर्फ एक लात से इतनी बुरी तरह घायल कैसे कर सकते थे? अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे जरूर सोचते कि तुम्हारे मार्शल अंकल गाओ के शिष्य की प्रतिष्ठा बेकार है। इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। राहुल ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। जब जयवीर ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। फफ। इसी क्षण जयवीर अपने दिल के गुस्से को और दबा नहीं सका और उसके मुंह से खून का एक और कौर निकल गया। इसके अलावा वह बेहोश भी हो गया। ये देखकर सभी किसान घबरा गए। वीर सिंह ने असहायता से अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से जयवीर की जांच करने के लिए चला गया। जब उन्हें पता चला कि वह गुस्से के कारण बेहोश हो गए हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। संप्रदाय गुरु को क्या हुआ है? उनकी हालत कैसी है? गुप्त तलवार शिखर के साधकों ने चिंतित होकर पूछा। वीर सिंह ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक बस गुस्से में थे, इसलिए वे बेहोश हो गए। उसे हिडन स्वॉर्ड पीक पर वापस ले चलो, उसे बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने जल्दी से कुछ और शिष्यों को जयवीर को ले जाने के लिए बुलाया और फिर शर्मनाक तरीके से वहां से चले गए। ये देखकर वीर सिंह ने आह भरी। फिर उसकी नज़र राहुल की ओर गई। कनिष्ठ जयवीर हमेशा अपने कार्यों में अडिग रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मामले के बाद भविष्य में कुछ सुधार होंगे। राहुल के शब्द अभी अभी बेहद निर्दयी थे। हालांकि वे नेकनियति से कहे गए थे, पर जाहिर था कि वे द्वेषपूर्ण थे और जयवीर को नीचा दिखाने के इरादे से कहे गए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जयवीर क्रोधित हो गया था। हालांकि जिस चीज ने वीर सिंह को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह जुगे यूयू थी। जब तनवीर वापस लौटी तो यह स्पष्ट था कि सुप्रिया पहले ही भौतिकीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अब यह निश्चित था कि वह उस स्तर से कहीं आगे निकल चुकी थी। राहुल और उसके शिष्य स्वभाव से एक जैसे थे। वे सभी शांत रहना पसंद करते थे और अपनी ताकत से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। हा, जब मैंने कानून प्रवर्तन अधिकारी को खून थूकते और बेहोश होते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
चीफ राहुल वाकई कमाल के हैं। वे एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को भी क्रोध से बेहोश कर सकते थे। वे सचमुच हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। जब हिडन स्वॉर्ड पीक के साधक चले गए तो देखने वाले लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। सोचिए, 7 पीक्स प्रतियोगिता के पहले दिन इतना रोमांचक मुकाबला होगा। आगे के मुकाबलों का तो सभी को और भी ज्यादा इंतजार था। ये स्पष्ट था कि जयवीर और हिडन स्वॉर्ड पीक को महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के अन्य साधकों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर राहुल का व्यक्तित्व ऐसा होगा। ये वाकई आश्चर्यजनक है। मनीष तिवारी पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पा रहा था। वह जोर जोर से हंसने के बहुत करीब पहुंच गया था। इस समय राहुल धीरे से खड़ा हुआ। वरिष्ठ भाई वीर सिंह, आज के लिए क्लाउड स्काई पीक के मैच खत्म हो गए हैं। अगर कोई ज़रूरी काम न हुआ तो मैं पहले इन दोनों लड़कियों को वापस ले जाऊंगा। जाओ। वीर सिंह ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर अपना हाथ लहराया। राहुल ने वीर सिंह और एल्डर सोनू को विदाई दी और अपने शिष्यों और रमेश वर्मा के साथ महान जंगल की चोटी को छोड़ दिया। वे प्रतियोगिता के दूसरे दिन वापस आएंगे। राहुल को लगा कि उसे बाकी मैच देखने के लिए रुकना जरूरी नहीं है। हालांकि आज जो कुछ हुआ उससे वह बहुत खुश था, खासकर जयवीर को गुस्से से बेहोश होते देखने के बाद। जयवीर न केवल राहुल को अपमानित करने में विफल रहा, बल्कि वह बेहोश होकर खुद को भी अपमानित करने में कामयाब रहा। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मार्शल अंकल गांव अपने क्रोध से मर जाएंगे? पहले क्षेत्र से निकलने के बाद खुशी ने मजाकिया अंदाज में एक सवाल पूछा। ये कैसा मजाक है? तुम्हारे मार्शल अंकल गांव का चेहरा लोहे की दीवार जितना मोटा है, वह गुस्से से कैसे मर सकता है? राहुल ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। उद्धरण डॉट 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 फफ। खुशी हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हा, चीफ राहुल, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब युवान को सिस्टर यूए ने अखाड़े से बाहर कर दिया था तो हिडन स्वॉर्ड पीक के शिष्य ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी मल खाया हो। जब मैं प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उनके घमंडी चेहरों को याद करता हूं तो मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। ये वाकई अब तक की सबसे दर्दनाक चेतावनी है। रमेश वर्मा ने खुशी से हंस दिया। राहुल मुस्कुराया। ये बच्चा बहुत अच्छा था। हालांकि इस बच्चे का चरित्र पहले बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत वफादार था। हालांकि उसे पता था कि हिडन स्वॉर्ड पीक बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसने क्लाउड स्काई पीक का समर्थन किया। ओह, जब सुप्रिया ने यह सुना तो उसने ठंडी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ खाया? रमेश वर्मा परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी थे। वे ऐसे अभद्र शब्द कैसे बोल सकते थे? हालांकि रमेश वर्मा सुप्रिया के व्यक्तित्व से परिचित थे और उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। ठीक है, हमारे लिए दिन में सिर्फ 2 मैच होते हैं, इसलिए चूंकि आपके मैच खत्म हो चुके हैं, आप तय कर सकते हैं कि बचे हुए समय में क्या करना है। आप रुककर दूसरी चोटियों पर बैठे साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयां देख सकते हैं, या फिर आराम करने के लिए क्लाउड स्काई चोटी पर लौट सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीनें उतारी और प्रकाश की एक किरण में बदल गया तथा क्लाउड स्काई शिखर की ओर वापस चला गया। डॉट डॉट राहुल को बच्चों को खेलते हुए देखने में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय वह आराम करने और अपनी साधना की नींव मजबूत करने के लिए मेघ आकाश शिखर पर लौट सकता था। प्राचीन दिव्य पर्वत पर खोजी गई प्राचीन कब्र पर लगी मोहर खुलने में अभी भी काफी समय था। उस समय तक वह अपनी साधना की नींव को मजबूत करने और अधिक मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राहुल के चले जाने के बाद रमेश वर्मा ने खुशी और जुगे युए को एक आकर्षक मुस्कान के साथ देखा। मैं घूमने जा रहा हूं और तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रमेश वर्मा मुड़े और दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह अभी साधकों को देख रहा था तो उसने महसूस किया कि अधिकांश सुंदर महिलाएं जल आकाश शिखर से आई साधक थीं और वे वहां एकत्रित थीं। रमेश वर्मा पहले तो चुप रहा था। आखिरकार राहुल वहां मौजूद था, इसलिए वह ज्यादा बेशर्मी नहीं दिखा सकता था। अब जब राहुल चला गया था तो उसे सुंदरियों को देखने से कौन रोक सकता था? यह आदमी इतना उत्साहित क्यों दिख रहा है? क्या हो सकता है कि वह कुछ बुरा करने वाला है? ये देखकर सुप्रिया अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। खुशी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि यह आदमी जरूर कुछ करने की फिराक में है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से एक समझौते पर पहुंच गए। फिर वे दूसरे अखाड़े की ओर भी बढ़े और जल्द ही उन्हें वाटर स्काई पीक की महिला साधक मिल गईं, जो यहां अपने मुकाबले खेल रही थीं। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट LAIQA सैनिटरी पैड। यूएयू, तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या क्लाउड स्काई पीक के पहले एरिना में मैच नहीं हो रहे थे? दिव्या ने जब सुप्रिया को देखा तो वह उत्साहित होकर उसके पास गई। जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा तो सुप्रिया के ठंडे चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। जुएर, हमारी प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो चुकी है। चूंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि तुमसे मिलने आएं। अच्छा, मैं तुम्हें अभी घुमा लाता हूँ। दिव्या ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उत्साह से सुप्रिया को गले लगा लिया। फिर दिव्या के नेतृत्व में खुशी और सुप्रिया जल्द ही वहां पहुंचे जहां उनके साथी शिष्य एकत्र हुए थे। दूर रमेश वर्मा, जो अनगिनत मानसल पुरुषों के साथ घूम रहा था, ने ये दृश्य देखा और ईर्ष्या के आंसू बहाए। संपर्कों के माध्यम से प्रवेश पाना एक वरदान था, क्योंकि उन्हें तुरंत सर्वोत्तम सीटें मिल जाती थीं। अंदर घुसने की कोशिश में उसका दम लगभग घुट गया था।
नीच रमेश वर्मा केवल अपने पंजों पर खड़े होकर दूर से ही सुंदर लड़कियों को देख सकते थे। उसी समय युएलुन ने खुशी और सुप्रिया के आगमन पर भी ध्यान दिया। भीड़ को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जब उसे पता चला कि राहुल नहीं आया है तो वह निराश हो गई। नमस्कार मार्शल आंटी, टीचर निशा। खुशी और सुप्रिया सम्मानपूर्वक झुके। टीचर निशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हारे शिक्षक से क्यों नहीं मिल सकती? हमारे मैच समाप्त होने के बाद शिक्षक वापस चले गए। मैं समझ गया, टीचर निशा बुदबुदाया। रुको, अगर मुझे सही से याद है तो आपके प्रतिद्वंद्वी हिडन स्वॉर्ड पीक साधक थे, है ना? आपके मैचों का नतीजा क्या रहा? क्या आपने अपने विरोधियों को हरा दिया? अचानक टीचर निशा को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। राहुल को निशाना बनाने के लिए जयवीर ने पहले दौर में खुशी और सुप्रिया से निपटने के लिए विशेष रूप से 2 हिडन स्वॉर्ड पीक साधकों की व्यवस्था की थी। अगर ये दोनों लड़कियां हार गईं तो राहुल का मूड बहुत खराब हो जाएगा। जब खुशी ने यह सुना तो वह शरारत से मुस्कुराए। चिंता मत करो चीफ टीचर निशा, हम दोनों मैच जीत गए। मार्शल अंकल गाओ इतने गुस्से में थे कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी और वे बेहोश हो गए। उनके शिष्यों को उन्हें हिडन स्वॉर्ड पीक पर वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब टीचर निशा ने यह सुना तो वह हंस पड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे न रहते हुए इतनी अद्भुत घटना घटेगी। ये सचमुच अफसोस की बात है। टीचर निशा के जयवीर के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उसे हारते देखना काफी संतोषजनक था। फिर खुशी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। डॉट 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 टीचर निशा के मुंह के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए और वह मन ही मन उस दृश्य की कल्पना करने लगी थी। उसने राहुल की जबान इतनी तीखी होने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही वाक्यों ने जयवीर को उसके भाग्य के हवाले कर दिया। यह आदमी और भी ज्यादा अनियंत्रित होता जा रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये सोचकर वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। जब खुशी और सुप्रिया ने यह दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए। वरिष्ठ बहन, मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हो रहा है। लगता है चीफ टीचर निशा को हमारी शिक्षिका पर फिदा हो गया है। इस समय खुशी चुपचाप सुप्रिया के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह चौंक गई। जब उसने दोबारा गौर किया तो युएलुन सचमुच एक प्रेम में डूबी युवती जैसी लग रही थी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा था। सुप्रिया दंग रह गया। कुछ देर बाद टीचर निशा को होश आया और उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया और अपने शिक्षक को निराश नहीं किया। पिछले 100 सालों से जयवीर क्लाउड स्काई पीक को दबाने का मौका तलाश रहा है। ये 7 पीक्स प्रतियोगिता निस्संदेह उसका सबसे अच्छा मौका है और उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि तुम दोनों ने उस पर पलटवार किया। हा हा हा। डॉट डॉट टीचर निशा अपनी हंसी रोक नहीं सका। जब खुशी और सुप्रिया ने यह देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो भूल ही गया। इस समय टीचर निशा को कुछ सूझा। उसकी नज़र खुशी पर पड़ी और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। छोटी बच्ची, क्या तुमने अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय पहले ही साधना शुरू नहीं की थी? तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी 9वें स्तर का दिव्य रहस्यलोक का साधक था। तुमने अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराया? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वाटर स्काई पीक के आसपास के शिष्यों ने भी ऊपर देखा। पिछली 7 शिखर प्रतियोगिताओं में 9वें स्तर के दिव्य रहस्यलोक के साधकों को सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता था। भौतिकीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली प्रतिभावानों के अलावा अधिकांश श्रेणीबद्ध शिष्य इसी क्षेत्र में पहुंच चुके थे। ये सुनकर खुशी मुस्कुराया। ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं पहले ही भौतिकीकरण के क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुका हूं। क्या भौतिकीकरण क्षेत्र? जब टीचर निशा ने यह सुना तो वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। बाकी सब भी अचंभित थे। ये किस तरह की प्रतिभा थी? डॉट डॉट 1 महीने में दिव्या की आंखें धुंधली हो गईं। मैं 3 महीने से अधिक समय से साधना कर रहा हूं, फिर भी मैं दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के केवल 3रे स्तर तक ही पहुंच पाया हूं। वह सुप्रिया से हार गई थी, जो ठीक था क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब यह नई कनिष्ठ बहन उससे भी आगे निकल गई थी। क्या मेघ आकाश शिखर का प्रत्येक शिष्य इतना राक्षसी था? खुशी मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। सुप्रिया आगे बढ़े और दिव्या का हाथ पकड़ लिया। यद्यपि कनिष्ठ बहन फैंग ने अभी अभी साधना पथ पर चलना शुरू किया है, फिर भी उसे यथाशीघ्र दूसरों के बराबर आने के लिए गुरु ने उसे एक प्राचीन पशु के स्वर्गीय वंशज की एक बहुमूल्य हड्डी को अवशोषित करने में मदद की। हिस, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें सदमे से भर गईं। उस स्तर की एक कीमती हड्डी, इतनी मूल्यवान चीज टीचर निशा को भी लुभाएगी। राहुल क्या सोच रहा था? वह अपने शिष्य को इतनी निस्वार्थता से यह कैसे दे सकता था? टीचर निशा और भी अधिक स्तब्ध रह गया। वह स्वाभाविक रूप से उस कीमती हड्डी की उत्पत्ति जानती थी जिसके बारे में सुप्रिया बात कर रहा था। यह उस प्राचीन वानर की कीमती हड्डी थी जो राहुल ने उस समय प्राप्त की थी। उसने सोचा था कि इस कीमती हड्डी ने राहुल को रहस्यवादी प्रभु के राज्य तक पहुंचने में मदद की होगी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके शिष्य को दिया गया था। क्या यह आदमी अपने शिष्य को बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं रहा है? वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता? टीचर निशा का मन हुआ कि मुंह बना ले, पर उसने खुद को रोक लिया। आखिर वो एक शिष्य से ईर्ष्या कैसे कर सकती है ना? हे भगवान, तुम्हारा शिक्षक बहुत अच्छा है। दिव्या ईर्ष्यालु थी।
ये सुनकर खुशी मुस्कुराए। हर बार जब वह अपने शिक्षक के बारे में सोचती तो उसका दिल खुशी से भर जाता। गुरु की हम पर अपार कृपा है। साधना, मार्गदर्शन और दिव्य निधियों के मामले में वे जरा भी कंजूस नहीं हैं। गुरु के शिष्य बनना हमारा सौभाग्य है। दिव्या को यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे याद आया कि जब उसने सोचा था कि राहुल वैसा ही है जैसा अफवाहों में बताया गया था, उस समय उसे बेकार मानते हुए उसने अपने शिक्षक को सुप्रिया को जलाकाश शिखर पर लाने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि वह इससे अधिक गलत नहीं हो सकती थी। संपूर्ण पूर्वी महाद्वीप में इससे बेहतर शिक्षक और कौन हो सकता है। ऐसे निस्वार्थ और शक्तिशाली शिक्षक के साथ कौन किसी अन्य शिखर पर जाने के बारे में सोचेगा। इसके अलावा उसने उसे सुप्रिया को क्लाउड स्काई तलवार देते हुए देखा था, जो क्लाउड स्काई पीक की प्रतिनिधि जादुई कलाकृति थी। इसका मतलब था कि वह क्लाउड स्काई पीक की उत्तराधिकारी थी। उद्धरण डॉट 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 भले ही वह ईर्ष्यालु थी, फिर भी दिव्या को सुप्रिया के लिए खुशी महसूस हुई। यूएयू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें चीफ राहुल जैसा अच्छा गुरु मिल गया। जब तुम भविष्य में उनके जैसे मजबूत विशेषज्ञ बनो तो मुझे मत भूलना। सुप्रिया ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की और दिव्या का हाथ पकड़ लिया। जुएर, हम साथ साथ पले बड़े हैं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। दिव्या ने उदास होकर सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह सुप्रिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी, लेकिन समय किसी को नहीं बख्शता था। जैसे जैसे सुप्रिया की ताकत बढ़ती गई, उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। शायद भविष्य में उनकी दोस्ती केवल नाम मात्र की रह जाएगी। आखिर साधना का मार्ग तो बहुत लंबा था। भविष्य में क्या होगा इसकी गारंटी कौन दे सकता था। पिछले 3 महीनों में दिव्या ने साधना जगत की गहरी समझ हासिल कर ली थी। रहस्यवादी जगत में साधना सबसे महत्वपूर्ण थी और शक्ति ही सब कुछ पर राज करती थी। यदि किसी का साधना स्तर स्थिर रहा तो चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, अंततः उसे सड़क किनारे ही छोड़ दिया जाएगा। शायद भविष्य में उसे सुप्रिया के पक्ष में खड़े होने का भी अधिकार नहीं होगा। टीचर निशा ने स्वाभाविक रूप से दिव्या के चेहरे के भावों में आए बदलाव को भांप लिया। उसने धीरे से आह भरी और कुछ नहीं कहा। डॉट डॉट जल आकाश शिखर पर अनेक शिष्य थे। हालांकि साधना के संसाधन सीमित थे। टीचर निशा दिव्या को चाहे कितना भी पसंद करती हो, वह शिखर के साधना संसाधनों का निवेश केवल उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्यों में ही कर सकती थी। यह आदमी वाकई घिनौना है। इसने इन दोनों लड़कियों को मेरा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए ही भेजा है, टीचर निशा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने फिर से खुशी और सुप्रिया की ओर देखा। उस कीमती हड्डी के साथ, ये स्वाभाविक है कि आपने अपने साधना स्तर में इतनी बड़ी छलांग का अनुभव किया, लेकिन इस वजह से निश्चिंत मत होइए। साधना के पथ पर अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आपको अपने गुरु की अपेक्षाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। सुप्रिया ने तो यहाँ तक कहा, चीफ यूएलुन, निश्चिंत रहिए, हम टीचर को निराश नहीं करेंगे। जब टीचर निशा ने यह सुना तो वह मुस्कुराए। ये लड़की बहुत अच्छी थी। राहुल के शिष्य का चरित्र बहुत अच्छा था। अच्छी बात है। डॉट 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 टीचर निशा ने सिर हिलाया। अल्पविराम। उसी समय हिडन स्वॉर्ड शिखर पर जयवीर जाग गया था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठा। उसका चेहरा स्याही की तरह काला हो गया था। जब उसने सोचा कि अभी अभी क्या हुआ था तो उसे लगा कि उसकी धमनी विस्फार लगभग हो गया है। घृणित राहुल, बादल आकाश शिखर, बस तुम प्रतीक्षा करो। जयवीर की हथेली बेडसाइड टेबल से टकराई, जिससे वह धूल में बदल गई। निवास के बाहर खड़े साधकों ने अंदर का शोर सुना और कांप उठे। वे जयवीर के गुस्सैल स्वभाव को जानते थे और जानते थे कि प्रतियोगिता में इतने खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें जरूर उसका क्रोध सहना पड़ेगा। तुम अभी भी बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ। जयवीर की उग्र दहाड़ आसपास गूंज उठी। शिष्यों के पास निवास में प्रवेश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उनके माथे पसीने से तर थे और चेहरे चिंता से भरे हुए थे। तुम सब वाकई बकवास हो। मैंने तुम्हें संसाधन और मार्गदर्शन दिया, फिर भी बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपने मेरी और हिडन स्वॉर्ड पीक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यदि हम क्लाउड स्काई शिखर को भी नहीं हरा सकते तो हमें अपने आप को महान वन्य दिव्य संप्रदाय का सबसे मजबूत शिखर कहने का क्या अधिकार है? इसकी वजह से हम मजाक बन गए हैं। सभी शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया और उत्तर देने का साहस नहीं जुटा पाए। अपने शिष्यों की दयनीय स्थिति को देखकर जयवीर और भी अधिक क्रोधित हो गया, इस हद तक कि उसने अपनी छाती पकड़ ली, जिससे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। राहुल के शिष्य उसके शिष्यों से श्रेष्ठ क्यों थे? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह राहुल जितना अच्छा नहीं था? वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय में दूसरे नंबर के अधिकारी थे तथा इसके कानून प्रवर्तन प्रमुख थे। फिर भी अब उनकी छिपी तलवार चोटी की तुलना क्लाउड स्काई चोटी से भी नहीं की जा सकती थी, जो सूची में सबसे नीचे थी। क्या यह मजाक नहीं था? गुरुजी, मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं था। मैंने आपको और हिडन स्वॉर्ड पीक को शर्मिंदा किया है। कृपया मुझे सजा दीजिए। युवयुआन ने अपने शरीर को घसीटा और जयवीर के सामने घुटने टेक दिए। पहले के गर्व और आत्मविश्वास भरे चेहरे की तुलना में युवयुआन का चेहरा आशंका और घबराहट से भरा हुआ था।
आखिरकार वही तो था जिसने जयवीर के सामने शेखी बघारी थी कि वो राहुल के शिष्य को अखाड़े में बेइज्जत करेगा। हालांकि उसे ही दूसरे पक्ष ने एक क्रूर सबक सिखाया और बेइज्जत किया। क्या आपको लगता है कि आपकी माफी से कुछ बदल जाएगा? जयवीर की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हिडन स्वॉर्ड पीक के कई शिष्यों के बीच जियो फैंग चुप था। अपने शिक्षक के क्रोधित चेहरे को देखकर उसे एक अजीब सी निराशा का एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके गुरु की नज़र में हिडन स्वॉर्ड पीक के साधकों की सुरक्षा हिडन स्वॉर्ड पीक की प्रतिष्ठा से कम महत्वपूर्ण थी, या जयवीर की प्रतिष्ठा? क्लाउड स्काई पीक और चीफ राहुल की तुलना में दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये सोचकर जियाओ फैंग का दिल पछतावे से भर गया। उसने जयवीर को अपना गुरु क्यों माना? जयवीर गुस्से से लाल हो गया और वह और अधिक गालियां देने ही वाला था कि तभी गोपाल जल्दी में प्रकट हुआ। उसने अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से परास्त किया था और सबके सामने अपनी धाक जमाना चाहता था, लेकिन तभी उसके कानों में उसके पिता के क्रोध से बेहोश हो जाने की खबर पहुंची। असहाय होकर गोपाल ने दिखावे की अपनी योजना को एक तरफ रख दिया और जल्दी से वहां पहुंच गया। अपने पिता को वहां बैठे देखकर गोपाल को राहत महसूस हुई। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? जब जयवीर ने गोपाल को देखा तो उसका क्रोध कुछ कम हो गया और उसने कटु अभिव्यक्ति के साथ कहा, त्यानयु, आज मेरी प्रतिष्ठा और हिडन स्वॉर्ड पीक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अभी तुमने राहुल का घमंडी और घमंडी रूप नहीं देखा, इससे मुझे सचमुच गुस्सा आ गया। अब से मुझे डर है कि हिडन स्वॉर्ड पीक संप्रदाय के साधकों के बीच मजाक का विषय बन जाएगा। गोपाल ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, पिताजी चिंता मत करो, 7 चोटियों की प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ भी तय नहीं है। आज जो अपमान तुमने सहा है उसका बदला मैं अवश्य लूंगा। जब जयवीर ने यह सुना तो उसे सांत्वना महसूस हुई। जैसी कि उम्मीद थी, सबसे भरोसेमंद इंसान तो अब भी उसका प्यारा बेटा ही था। उसे इन घटिया शिष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को सुकून दिया, त्यानयु। हिडन स्वॉर्ड पीक की गरिमा अब आपके हाथों में है। चिंता मत करो पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, गोपाल ने उदास भाव से कहा। राहुल द्वारा जयवीर को इस तरह अपमानित करना निस्संदेह उसके लिए भी अपमानजनक था। वह ऐसी घृणा कैसे सहन कर सकता था? बादल, आकाश, शिखर, राहुल, बस तुम प्रतीक्षा करो। अपने प्यारे बेटे के दृढ़ और आत्मविश्वासी भाव को देखकर जयवीर ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने अपने सामने घुटनों के बल बैठे शिष्यों की ओर देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। अरे कूड़े के टुकड़े, जाओ और अपनी गलतियों पर विचार करो। जरा सोचो, हिडन स्वॉर्ड पीक के शिष्य होने के नाते तुम क्लाउड स्काई पीक के एक भी शिष्य को क्यों नहीं हरा सकते? इस समय जयवीर गुस्से में था, इसलिए हर कोई आज्ञाकारी रूप से भाग गया। फिर जयवीर ने गोपाल को देखा और गंभीर भाव से कहा, त्यानयु, यद्यपि आप 8वें स्तर के भौतिकीकरण क्षेत्र के साधक हैं, फिर भी आप अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। आज क्लाउड स्काई पीक की सुप्रिया ने एक ही लात से युवान को बुरी तरह घायल कर दिया। उस लड़की की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि यह लड़की कम से कम भौतिकीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि सुप्रिया ने अपनी साधना का स्तर नहीं बताया, फिर भी आक्रमण करते समय उसने जो आभा प्रकट की, उससे जयवीर को उसकी शक्ति के बारे में संकेत मिल गया। गोपाल सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पिताजी, क्या आप सोचते हैं कि एक छोटी लड़की जिसने केवल 3 महीने तक खेती की है, मुझसे आगे निकल सकती है? ये कहना मुश्किल है। हालांकि क्लाउड स्काई पीक को ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि रघुवीर ने कोई कीमती खजाना पीछे नहीं छोड़ा होगा। इसके अलावा राहुल अपने शिष्यों को ऐसे खजाने देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। वह अपने दूसरे शिष्य को एक प्राचीन जानवर के स्वर्गीय वंशज की कीमती हड्डी देने को तैयार था। ये सोचकर जयवीर को अपने दिल में कुछ पछतावा हुआ। उस समय वह इतना आवेगी क्यों था? उसने राहुल के साथ शर्त क्यों मान ली? वह आदमी भेड़ की खाल में भेड़िया था। आखिरी पल तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पास क्या सरप्राइज है। उसने सोचा था कि राहुल एक भाग्यशाली कूड़े के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे क्लाउड स्काई पीक विरासत में मिला है। हालांकि अब पासा पलट चुका था। दूसरा पक्ष 100 वर्षों से गुप्त रूप से अपनी साधना को छुपा रहा था और उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। क्या इस मामले में वह विदूषक नहीं था? जब गोपाल ने यह सुना तो वह दबाव महसूस करने लगा। हालांकि जब उसे जयवीर द्वारा दिया गया तुरुप का पत्ता याद आया तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। चिंता मत करो पिताजी, भले ही सुप्रिया भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह शून्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती, मेरी जीत सुनिश्चित है। जयवीर ने भी ये सुनकर मुस्कुराकर सिर हिलाया। हालांकि पिछली घटना के बाद अब वह अंडों से चूजों के निकलने से पहले उन्हें गिनने की हिम्मत नहीं करता था। यह अच्छी बात है कि आप आश्वस्त हैं। जयवीर को बहुत राहत महसूस हुई। इसके बाद वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अब जबकि उसने अपनी मानसिक स्थिति को कमोबेश समायोजित कर लिया था, तो अब समय आ गया था कि वह वापस जाकर 7 पीक्स प्रतियोगिता देखे। आखिरकार वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी और सप्त शिखर प्रतियोगिता के प्रभारी व्यक्ति थे। वह इस मामले की वजह से प्रतियोगिता की प्रगति में देरी नहीं कर सकते थे।
त्यान्यू, तुम्हारा मैच अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए वापस जाकर आराम करो। कल के मैच की तैयारी करो। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फाइनल तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता आसान हो, जयवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सेवन पीक्स प्रतियोगिता का प्रभारी होने का यही फायदा था। वह अपनी इच्छानुसार प्रतियोगिता के मैचअप बदल सकता था। समय उड़ता गया और कई दिन जल्दी ही बीत गए। डॉट 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 बादल आकाश शिखर। आंगन में राहुल, जो पालती मारकर बैठा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकाली। उसी समय उनका शरीर भी स्वर्णिम दिव्य प्रकाश से चमक उठा और उनके शरीर पर एक अत्यंत रहस्यमय आकृति उभरी हुई प्रतीत होने लगी। उस क्षण पूरा क्लाउड स्काई शिखर थोड़ा कांप उठा। राहुल ने गहरी सांस ली, उसके होठों पर मुस्कान थी। मैंने अंततः अपनी साधना की नींव को स्थिर कर लिया है और रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूं। जब तक सुप्रिया 7 चोटियों की प्रतियोगिता का विजेता बना रहेगा, वह महान दाव का दिव्य फल प्राप्त कर सकेगा। इसके जरिए वह इस प्रणाली से कुछ आकर्षक पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा और शायद सर्वोच्च क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकेगा। जब ऐसा हुआ तो वह रघुवीर के बाद संप्रदाय में दूसरा सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया। राहुल की दिव्य भावना तब प्रकट हुई जब उसने अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की। दिव्य वसंत में दूसरा दाव फल प्रकट होने वाला था। राहुल ने उस साधना प्रोत्साहन पुरस्कार को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था जो उसने इस प्रणाली से प्राप्त किया था, इसलिए जब उसने इस शक्ति को परिष्कृत और अवशोषित करना जारी रखा तो उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगातार संकुचित और सूक्ष्म स्तर तक संघनित होती रही। दूसरे शब्दों में, एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी राहुल की आध्यात्मिक शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक शुद्ध, सघन और कहीं अधिक शक्तिशाली थी। काम पूरा होने के बाद राहुल कमरे से बाहर चला गया। अध्यापक। हालांकि सुबह का समय था, खुशी और सुप्रिया पहले से ही आंगन के खुले स्थान में राहुल का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से सप्त शिखर प्रतियोगिता में संप्रदाय के साधकों के बीच युद्ध बहुत तीव्र रहे थे। हालांकि राहुल उस पूरे समय एकांत साधना में था और उसने युद्ध नहीं देखे थे। इस समय 7 चोटियों की प्रतियोगिता के शीर्ष 8 साधकों का निर्णय पहले ही हो चुका था। सभी को आश्चर्य हुआ कि यद्यपि क्लाउड स्काई पीक के केवल 2 ही शिष्य थे, फिर भी वे दोनों शीर्ष 8 में थे। क्लाउड स्काई शिखर के अलावा अन्य 7 चोटियों में भी शीर्ष 8 में एक कृषक था। उदाहरण के लिए, जल आकाश शिखर के तान्या, हिडन स्वॉर्ड शिखर के गोपाल, रिटर्निंग क्लाउड शिखर के शियाओ बेचेन, ग्रेट वाइल्डनेस शिखर के धीरज, समान स्वर्ग शिखर के तांग जुएजियान और स्वॉर्ड स्पिरिट शिखर के लियांग तियान की। अनगिनत साधकों के बीच जो लोग अलग दिख सकते थे, वे सभी मनुष्यों में ड्रैगन और फीनिक्स थे, अद्वितीय प्रतिभावान। ये सभी साधक भौतिकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा साधना स्तर की दृष्टि से वे खुशी से भी अधिक शक्तिशाली थे। बेशक राहुल की खुशी से कोई सख्त अपेक्षाएं नहीं थीं। उसका शीर्ष 8 में स्थान पाना संतोषजनक से भी ज्यादा था। जहां तक सुप्रिया की बात है तो उन्हें प्रतियोगिता जीतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, राहुल ने सिर हिलाया, फिर आसमान की तरफ देखा और आगे बोला, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चलो। खुशी, सुप्रिया और रमेश वर्मा ने सिर हिलाया। फिर वे राहुल के पीछे पीछे ग्रेट वाइल्डनेस चोटी की ओर चल पड़े। चूंकि यह क्वार्टर फाइनल था, इसलिए मैदान में केवल 4 अरेना बचे थे। जिसमें मधुमेह की भी समस्या है वो ये उपाय तुरंत देखें। हे भगवान, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? जैसे ही वह अखाड़े में पहुंचा, रमेश वर्मा अपने सामने लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गया। यद्यपि सभा भवन के सामने का चौक बहुत चौड़ा था, फिर भी वहां लोगों की भीड़ इतनी थी कि वे सारदाइन के झुंड की तरह खड़े थे। ये देखकर खुशी ने हल्की मुस्कान दी। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के कई साधक हैं। अब चूंकि ज्यादा मैच नहीं बचे हैं, इसलिए दर्शकों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। वरिष्ठ बहन, क्या आप जानती हैं कि आपका प्रतिद्वंद्वी कौन है? खुशी ने सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया ने उदासीनता से उत्तर दिया, लौटते हुए क्लाउड पीक, जियाओ बेचैन। दरअसल ये वही है। मैंने पहले उसका मैच देखा था। उस आदमी की भाला तकनीक बेहद जबरदस्त है। वो शायद भौतिकीकरण क्षेत्र के कम से कम 7वें स्तर तक पहुंच गया है। और उसकी पिछली लड़ाइयों के अनुसार इस आदमी का सबसे शक्तिशाली पहलू उसकी ताकत है। उसे अपने विरोधियों को कुचलना पसंद है। बहन युयुए, तुम्हें सावधान रहना होगा। जैसी कि रमेश वर्मा से उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में वह शक्तिशाली साधकों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। हालांकि वह आदमी खूबसूरत औरतों को देख रहा था, फिर भी वह सुप्रिया और खुशी के संभावित विरोधियों पर चुपके से नजर रख रहा था। वह उनके लिए जानकारी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। बहन जियून, आपका प्रतिद्वंद्वी कौन है? रमेश वर्मा ने तुरंत मुस्कुराते हुए खुशी की ओर देखा। जब खुशी ने यह सुना तो उसने भौहें चढ़ाईं। ये वाटर स्काई पीक से सीनियर सिस्टर तान्या है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहन जियून, शायद आपका काम तमाम हो जाए। रमेश वर्मा, क्या तुम पिटाई की मांग कर रही हो? खुशी ने यह सुना तो वह थोड़ी दुखी हुई। उसने अपना हाथ उठाया और रमेश वर्मा के सिर पर थप्पड़ मारने ही वाली थी। हालांकि ये लड़का बहुत चालाक था और तुरंत राहुल के पास पहुंच गया। चीफ राहुल, आपको मेरी मदद करनी होगी। सिस्टर जियून मुझे चुप कराना चाहती हैं। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया। ठीक है जियून, चाहे तुम किसी से भी लड़ो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो।
दबाव महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार तुम सिर्फ 1-2 महीने से ही साधना कर रही हो। अगर तुम हार भी जाओ तो इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ गुरुजी, खुशी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर की नज़र में वह सीनियर सिस्टर लितान्या से मुकाबला नहीं कर सकती थी? हालांकि ध्यान से सोचने पर यह बात समझ में आई। आखिरकार लितान्या एक 7वें स्तर की भौतिकीकरण साधिका थी, जबकि वह केवल एक प्रथम स्तर की भौतिकीकरण क्षेत्र की साधिका थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय दिव्य शक्ति भी उस अंतर को पाटने में सक्षम नहीं होगी। जब सुप्रिया ने यह देखा तो वह जल्दी से खुशी को दिलासा देने के लिए ऊपर गई। तब जाकर खुशी को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। जल्द ही वे मैदान पर पहुंच गए। वीर सिंह, एल्डर सोनू, जयवीर और अन्य लोग, जिनमें टीचर निशा भी शामिल था, पहले ही अपनी सीटें ले चुके थे। जूनियर भाई राहुल, पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे क्यों नहीं मिला? आपने तो अपने शिष्यों के मैच भी नहीं देखे। राहुल को आते देख टीचर निशा की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई और उसने धीरे से पूछा। मैं पिछले कुछ दिनों से साधना कर रहा था, इसलिए मेरे पास इन लड़कियों की प्रतिस्पर्धा देखने का समय नहीं था। क्या सीनियर सिस्टर ने मुझे याद किया? राहुल ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो दिवास्वप्न देख रहे हो। टीचर निशा ने आंखें घुमाईं। फिर भी उसने चुपके से राहुल पर एक नज़र डाली और स्तब्ध रह गई। इतना विशाल और राजसी आभामंडल! क्या ऐसा हो सकता है कि कनिष्ठ भाई राहुल पहले ही रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गए हों? यद्यपि वह उसकी साधना के सटीक स्तर को नहीं समझ सकी, लेकिन उससे निकलने वाली आभा ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह कुछ दिन पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह वीर सिंह से कमज़ोर नहीं है। यह आदमी इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या वह सचमुच उसकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी? ये सोचते ही टीचर निशा की आंखें धुंधली पड़ गईं। यकीनन चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही थी जैसा उसने शुरू में अनुमान लगाया था। शायद निकट भविष्य में वह उससे बहुत पीछे छूट जाएगी। जूनियर भाई राहुल, मैंने सुना है कि आपने सीनियर जयवीर को खून की उल्टी करवा दी। वरिष्ठ जयवीर को देखो, वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हैं और वह तुम्हें उकसाने नहीं आए हैं। टीचर निशा ने जयवीर की ओर देखा, जो ज़्यादा दूर नहीं था, और फिर धीरे से कहा। यह सुनकर राहुल भी थोड़ा उत्सुक हुआ, लेकिन वह अधिक उलझन में था। ये बुढ़ा बहुत चुप है। हो सकता है इसने मुझे परेशान करने की कोई साजिश रची हो। कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी हालत में सावधान रहना। सीनियर जयवीर के सामने कोई बड़ी गलती मत करना। टीचर निशा उन दोनों के बीच के संघर्ष से खुश थी। उसे नहीं पता था कि जयवीर राहुल से पूरी तरह से अलग होने की हिम्मत करेगा या नहीं। आखिरकार राहुल अब बहुत शक्तिशाली था। राहुल ने उदासीनता से अपने कंधे उचका दिए। पूर्ण सत्ता के सामने सभी योजनाएं और छोटी मोटी योजनाएं निरर्थक थीं। उसकी वर्तमान शक्ति के सामने 10 जयवीर भी उसके सामने कुछ नहीं होंगे। उसे फ्लोरा तलवार तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी देर बाद 7 पीक्स प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। राहुल ने मुड़कर खुशी की ओर देखा। जाओ जियुन। खुशी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया और फिर अखाड़े की ओर चल दी। 1 महीने से ज़्यादा समय तक साधना करने के बाद खुशी पहले से ही बहुत संतुष्ट थी कि वह 7 पीक्स प्रतियोगिता में शीर्ष 8 में पहुंच सकती है। आखिरकार बाकी प्रतिभागियों में वह सबसे कमज़ोर थी। वरिष्ठ बहन ली हनी, कृपया मुझे बताएं। अखाड़े के ऊपर काले कपड़े पहने ली तान्या उदासीन नज़रों से खड़ी थीं। वह अपनी सामान्य सौम्य छवि से अलग दिख रही थीं। इस समय तान्या अधिक बहादुर और वीर लग रही थी। खुशी ने आसमानी नीले रंग का लंबा लबादा पहना हुआ था। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। ली हनी ने सिर हिलाया। यद्यपि खुशी केवल प्रथम स्तरीय भौतिकीकरण क्षेत्र की साधिका थी, फिर भी उसने क्लाउड स्काई पीक के एक शिष्य का सामना करते समय लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वाटर स्काई चोटी से वह अकेली थी जो शीर्ष 8 में पहुंची थी। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाती जो उससे 6 छोटे दायरे कमज़ोर था, तो टीचर निशा शायद अपना दिमाग खो देगी। फिर लड़ाई शुरू हुई। शक्तिशाली ली तान्या का सामना करते हुए खुशी ने जरा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और नरक अग्नि तकनीक को सक्रिय कर दिया और शक्ति से भर उठी। उसने इसे आकाश नदी के ताड़ की कोमल शक्ति के साथ मिला दिया और हमला कर दिया। जलती हुई हथेली से बनी लहरें चारों तरफ से आईं और ली तान्या की ओर बढ़ीं, जिसकी तलवार अचानक कांप उठी। तेज तलवार की चीख निकली और तलवार के वारों की एक झड़ी सी जलती हुई लहरों की ओर मुड़ गई। हालांकि साधना के स्तर के मामले में दोनों के बीच एक निश्चित अंतर था, फिर भी ऐसा लगा कि वे बराबरी पर थे। युद्ध की स्थिति को अत्यंत तीव्र कहा जा सकता है। जब टीचर निशा ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत घबराहट में बदल गई। मेरे प्यारे शिष्य, तुम मुझे चिंतित कर रहे हो। तुम वाटर स्काई पीक की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें खुशी से हारना नहीं चाहिए। टीचर निशा की तुलना में राहुल की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत शांत थी। जिस क्षण से उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई, राहुल को पहले से ही पता था। खुशी की ताकत के आगे ली तान्या को हराना नामुमकिन था। नतीजा तो तय हो ही चुका था, तो उसे इतनी परवाह क्यों? राहुल ने अपना सिर उठाया और वीर सिंह को देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था, और अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
उसने तनवीर को जल्दी से दौड़ते हुए देखा, मानो वह वीर सिंह को कुछ रिपोर्ट कर रहा हो। अगले ही पल वीर सिंह, जो मुस्कुरा रहा था, अचानक भौहें सिकुड़ने लगा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। एल्डर सोनू, जो बगल में खड़े थे, भी चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ वीर सिंह की ओर देखने लगे। इस समय मनीष तिवारी अचानक प्रकट हुए और ऐसा लग रहा था कि वह एल्डर सोनू को कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे, क्या कुछ बड़ा हुआ होगा? क्या हो रहा है? राहुल ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने बगल में खड़ी टीचर निशा से पूछा। बाद वाले को भी थोड़ी उलझन महसूस हुई। रमेश वर्मा जल्दी से वहां पहुंचे और राहुल को समझाया। चीफ राहुल, पिताजी ने अभी अभी मुझे एक जरूरी संदेश भेजा है। कल एक काला कछुआ एक विशाल ताबूत लेकर अचानक प्राचीन दिव्य पर्वतों की गहराई में प्रकट हुआ। जैसे ही काला कछुआ प्रकट हुआ, पूर्वी महाद्वीप में भारी हलचल मच गई। इसके अलावा उसके प्रकट होने से प्राचीन दिव्य पर्वतों के जानवर उन्मत्त हो गए और अपने आसपास के मनुष्यों पर हमला कर दिया। केवल एक रात में प्राचीन दिव्य पर्वतों में स्वर्ग को हिला देने वाला युद्ध छिड़ गया और हर जगह लाशों का ढेर लग गया। और हाँ, वे सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी मार रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे काले कछुए द्वारा ढोए जा रहे ताबूत के मालिकाना हक को लेकर लड़ रहे हैं। बहुत संभावना है कि ताबूत में कोई बड़ा खजाना हो। ये सुनकर राहुल ने भौहें चढ़ाईं। डॉट 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 क्या ये हो सकता है कि यह काला कछुआ प्राचीन कब्र से बाहर आया हो? उन्होंने प्राचीन दिव्य पर्वतों की गहराइयों में एक प्राचीन मकबरा खोज निकाला था। बेशक अन्य विशेषज्ञों ने भी इस प्राचीन मकबरे की खोज की थी। यदि काले कछुए और ताबूत का दिखना इससे संबंधित है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राचीन मकबरा खुलने वाला था। राहुल की पिछली भविष्यवाणी के अनुसार ये केवल 7 चोटियों की प्रतियोगिता के अंत के बाद ही खुलेगा और उसके पास सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय होगा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुरातन दिव्य पर्वतों में अवश्य ही कोई अप्रत्याशित घटना घटी होगी, जिसके कारण प्राचीन मकबरा पहले ही खुल गया। ये प्राचीन दिव्य पर्वत न केवल क्रूर जानवरों से भरे थे, बल्कि पूर्वी महाद्वीप की जीवन रेखा भी थे। वहां होने वाला कोई भी परिवर्तन पूर्वी महाद्वीप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। 7 पीक्स प्रतियोगिता के बाद मैं वहां की यात्रा करूंगा। राहुल ने एक पल सोचा और निर्णय लिया। रमेश वर्मा ने फिर कहा, चीफ राहुल, कृपया निश्चिंत रहें। पिताजी ने हमारे परिवार के विशेषज्ञों को स्थिति की जांच के लिए पुरातन दिव्य पर्वतों पर भेज दिया है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी, मैं आपको जल्द से जल्द सूचित करूंगा। राहुल बहुत संतुष्ट था। ऐसा लग रहा था कि राजवीर वर्मा क्लाउड स्काई पीक का एक मूल्यवान सहयोगी बनने वाला है। राहुल ने स्वाभाविक रूप से वर्मा परिवार की ईमानदारी को महसूस किया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एहसान कैसे चुकाया जाए। राहुल ने रमेश वर्मा पर नजर डाली। यह आदमी बुरा नहीं है। कुछ दिनों के संपर्क के बाद राहुल को रमेश वर्मा के चरित्र और व्यक्तित्व की बुनियादी समझ हो गई। हालांकि वह पहले एक निकम्मा भोगवादी युवा स्वामी था, फिर भी वह कुछ हद तक बदल गया था। उसे बचाने का अभी भी एक मौका था। बेशक अभी किसी को शिष्य बनाने का सही समय नहीं था। भविष्य में वह इस व्यक्ति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेगा और उसके हृदय को संयमित करेगा। समझ गया, आप जा सकते हैं, मुझे डर नहीं है, राहुल ने उदासीनता और शांति से कहा। रमेश वर्मा ने राहत की सांस ली और खुशी से भरे चेहरे के साथ उन खूबसूरत जगहों को निहारने चला गया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि इन प्राचीन दिव्य पर्वतों का क्या होगा। खैर, अब राहुल उसके साथ था तो डरने की क्या बात थी। थोड़ी ही देर में टीचर निशा को भी तान्या के परिवार से खबर मिल गई। उसने क्षण भर के लिए राहुल की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लड़ाई खत्म हो गई। यद्यपि खुशी ने शुरुआत में तान्या के साथ बराबरी की स्थिति में लड़ने के लिए अपनी स्वर्गीय दिव्य शक्ति पर भरोसा किया था, लेकिन अंत में जब खुशी की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई, तब भी तान्या की शक्ति प्रबल रही। टीचर निशा को इससे राहत मिली, लेकिन वह इस बात से काफी हैरान भी था कि ताकत में इतने अंतर वाले साधकों के बीच लड़ाई इतने लंबे समय तक चली। राहुल सचमुच एक अद्वितीय शिक्षक थे। खुशी के राहुल के पास लौटने के बाद उसने निराशा भरे चेहरे के साथ कहा, गुरुजी, मुझे माफ करना, मैं सीनियर सिस्टर तान्या से हार गई। राहुल बस मुस्कुराया। इसकी चिंता मत करो, प्रथम स्तरीय भौतिकीकरण क्षेत्र के साधक के रूप में इतने लंबे समय तक टिके रहना सराहनीय और प्रशंसनीय बात है। जब खुशी ने यह सुना तो उसकी मंद अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। वह अपने शिक्षक को निराश करने के बारे में चिंतित थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी चिंताएं निराधार थीं। वरिष्ठ बहन, मैं प्रतियोगिता के बाकी भाग के लिए आप पर भरोसा करूंगा, खुशी ने सुप्रिया से कहा। सुप्रिया ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक राहुल से कहा, गुरुजी, मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुप्रिया मुड़ा और अखाड़े की ओर चल पड़ा। देखने वालों की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ दिनों में सुप्रिया ने अपने विरोधियों को एक ही चाल में हरा दिया था। इसके अलावा उसने कभी भी बादल आकाश तलवार नहीं निकाली थी। क्या वे आज इसे देखने के लिए भाग्यशाली होंगे? क्लाउड स्काई चोटी के सुप्रिया बनाम रिटर्निंग क्लाउड चोटी के किशन। दोनों प्रतिभागी कृपया तैयार हो जाएं। एक लंबा काला भला लिए एक सुंदर युवक धीरे धीरे अखाड़े में आया। उसके पूरे शरीर से एक अजेय युद्ध देवता जैसी राक्षसी लड़ाकू भावना झलक रही थी। ये देखकर सभी की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छा शो होने वाला है।
क्लाउड स्काई पीक का सबसे बड़ा शिष्य बनाम रिटर्निंग क्लाउड पीक का सबसे बड़ा शिष्य। दोनों ही बेहद ताकतवर हैं और प्रतियोगिता जीतने के प्रबल दावेदार हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ मिलेंगे। ज़ियाओ बेइचेन रिटर्निंग क्लाउड पीक से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह बेहद शक्तिशाली है। इस प्रतियोगिता में गोपाल के अलावा वह सबसे शक्तिशाली साधक है। सुप्रिया शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ज़ियाओ बेइचेन की बराबरी कर सकती है। एक क्षण में ही आसपास का वातावरण जीवंत हो गया और सभी लोग उत्साहपूर्वक अपनी चर्चाएं करने लगे। ज़ियाओ बेइचेन शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि सुप्रिया उससे भी अधिक शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही देख लिया होगा कि सुप्रिया ने अब तक अपने सभी विरोधियों को एक ही चाल से हरा दिया है। उसने क्लाउड स्काई स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि किशन मजबूत है, उसने पिछले मैचों में अपनी जादुई कलाकृति का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि सुप्रिया ज़्यादा ताकतवर है ना? आखिरकार ज़ियाओ बेइचेन ने भी तो अपने प्रतिद्वंदी को एक ही चाल में हरा दिया था। अल्पविराम। उनमें से कुछ ने ज़ियाओ बेइचेन का समर्थन किया, जबकि अन्य सुप्रिया के बारे में अधिक आशावादी थे। वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि इस लड़ाई का अंतिम विजेता कौन होगा। इस समय एक अन्य क्षेत्र में गोपाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जबरदस्त तरीके से हराया और सफलतापूर्वक शीर्ष 4 में पहुंच गया। इसके बाद वह सुप्रिया और ज़ियाओ बेइचेन के बीच लड़ाई देखने के लिए दौड़ा। सुप्रिया के अचानक प्रकट होने से पहले किशन को उनका एकमात्र प्रतिस्पर्धी कहा जा सकता था। जयवीर की मौजूदा व्यवस्था गोपाल के लिए 2 बड़ी बाधाओं में से एक को दूर करने की थी। इस मैच का विजेता संभवतः फाइनल में गोपाल से भिड़ेगा। गोपाल को उम्मीद थी कि वह सुप्रिया ही होगा। सुप्रिया को हराकर ही वह क्लाउड स्काई पीक को अपने पैरों तले रौंद सकता था और हिडन स्वॉर्ड पीक की गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता था। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। नमस्कार मार्शल अंकल गोंगसुन। नमस्कार पिताजी। गोपाल के अखाड़े में पहुंचने के बाद उन्होंने वीर सिंह और जयवीर को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वीर सिंह ने सिर हिलाया और फिर उसकी नज़रें वापस अखाड़े की ओर मुड़ गईं। दूसरी ओर जयवीर मुस्कुराया। त्यानयु, तुम्हें इस मैच पर अच्छी तरह से नज़र रखनी होगी। शायद ज़ियाओ बेइचेन सुप्रिया को अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। हिडन स्वॉर्ड पीक की गरिमा अब तुम्हारे हाथों में है। मैंने उसे ध्यान से देखा है। इस लड़की ने पहले राउंड से ही कभी कोई जादुई कलाकृति इस्तेमाल नहीं की है और अपने विरोधियों को एक ही चाल में हरा दिया है। जहां तक मुझे पता है, राहुल की विशेषता तलवार दाव में उसकी महारत है, इसलिए संभवतः उसने उसे उससे संबंधित कोई दिव्य शक्ति सिखाई होगी। जयवीर खुशी के प्रदर्शन को देखकर चिंतित था, जो अपने साधना स्तर और तान्या के बीच बड़े अंतर के बावजूद इतने लंबे समय तक टिकी रही थी। इसके अलावा सुप्रिया ने अभी तक अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया था। गोपाल ने सिर हिलाया और अखाड़े की ओर देखा। क्लाउड पीक की ज़ियाओ बेइचेन लौट रही हैं। कृपया मुझे समझाएं, जूनियर सिस्टर जुगे। ज़ियाओ बेइचेन ने धीरे से अपने हाथ में काला भाला उठाया और अपनी नज़र सुप्रिया पर केंद्रित की। सुप्रिया के अखाड़े में कदम रखते ही ज़ियाओ बेइचेन की आध्यात्मिक अनुभूति जाग उठी। उसने सुप्रिया के आभामंडल में आ रहे बदलावों को ध्यान से देखा। हालांकि ज़ियाओ बेइचेन को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि सुप्रिया की आभा बेहद स्पष्ट थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ी यह छोटी बहन, जो केवल 3 महीने से ही साधना कर रही थी, संभवतः उसकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगी। क्लाउड स्काई की चोटी, सुप्रिया। कृपया मुझे ज्ञान दें, वरिष्ठ भाई। सुप्रिया शांत भाव से वहीं खड़ी रही। उसने फिर भी क्लाउड स्काई तलवार नहीं निकाली। जूनियर बहन, तैयार रहो। ज़ियाओ बेइचेन ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसके हाथ में पकड़ा लंबा भाला एक चमकदार काली रोशनी में बदल गया, मानो समुद्र से कोई अजगर निकल रहा हो, और सुप्रिया की ओर झपटा। भाले की नोक से भयानक काली लपटें फूटने लगीं। ये देखकर सुप्रिया के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। अपने शरीर को हल्का सा मोड़कर उसने आसानी से ज़ियाओ बेइचेन के आक्रमण को चकमा दे दिया। पापा। ठीक इसी समय जयवीर गुस्से में मेज पर जोर से पटकने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। ये लड़की वाकई बहुत घमंडी है। वह रिटर्निंग क्लाउड पीक के सबसे ताकतवर शिष्य का सामना कर रही है, फिर भी वह अपनी जादुई कलाकृति का इस्तेमाल नहीं कर रही है। क्या वह ज़ियाओ बेइचेन को नीचा नहीं दिखा रही है? वह सचमुच बहुत ज्यादा है। जैसा गुरु वैसा शिष्य। जयवीर की तीव्र प्रतिक्रिया ने रिटर्निंग क्लाउड शिखर के प्रमुख जियो फेंगशिन को झटका दिया। मेरा बेटा उससे मुकाबला कर रहा है। ये बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? जियो फेंगशिन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। इस समय ज़ियाओ बेइचेन की आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि सुप्रिया ने उसके हमले को चकमा दे दिया है। इसके अलावा उसने अभी भी हथियार निकालने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। क्या वह उस पर नजर रख रही थी? उसका क्रोध भड़क उठा। तुरंत ही किशन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बह गई और 7वें स्तर के भौतिकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ का भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। किशन के हाथों में काले भाले पर रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिए, जो एक विशाल काले फीनिक्स में बदल गया, जो सुप्रिया की ओर दौड़ा। जब भीड़ ने ये देखा तो वे तुरंत घबरा गए। सुप्रिया भी भौचक्की रह गई। वह उस दिव्य शक्ति को कम नहीं आंक सकती थी जो उसने अभी अभी प्रकट की थी। अगले ही पल सुप्रिया के हाथ की स्टोरेज रिंग चमक उठी और क्लाउड स्काई तलवार बाहर आ गई।
सुप्रिया ने अंततः क्लाउड स्काई तलवार का उपयोग किया था। जब सबने ये देखा तो उत्सुकता से देखने लगे। जैसे ही क्लाउड स्काई तलवार प्रकट हुई, पूरा क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा, क्योंकि एक अत्यंत अशांत तलवार क्यूई चुपचाप तैयार होने लगी। सुप्रिया ने तलवार को हल्के से हवा में घुमाया। अचानक एक अर्धचंद्राकार छेद दिखाई दिया, जिसने काले फीनिक्स को आसानी से 2 टुकड़ों में बांध दिया। धत्तेरी की, ये देखकर जियाओ बेईचैन आग बबूला हो गया। उसके हाथ में पकड़ा लंबा भाला अचानक घूमने लगा और उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति काली लपटों में बदल गई, जिससे हवा भर गई। गर्जन। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल काला अजगर भाले से निकला और सुप्रिया की ओर बढ़ा। हे भगवान, ये रिटर्निंग क्लाउड पीक ब्लैक ड्रैगन की दहाड़ की पृथ्वी स्तरीय गुप्त तकनीक है। जब सबने ये देखा तो वे हैरान रह गए। पृथ्वी स्तर की गुप्त तकनीक को विकसित करना अत्यंत कठिन था, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किशन इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेगा। हालांकि इस तथ्य से कि उन्होंने इस गुप्त तकनीक का उपयोग इस समय किया था, इसका अर्थ था कि वे इसे यथाशीघ्र समाप्त करने की योजना बना रहे थे। ये सोचते हुए सभी की नज़रें जियो फेंगशेंग की ओर मुड़ गईं। वह शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। काले ड्रैगन की दहाड़, ये तो दिलचस्प है। राहुल ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, लेकिन फिर भी पूरी तरह शांत दिख रहे थे। जब टीचर निशा ने यह देखा तो उसे जिज्ञासा हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि राहुल के व्यक्तित्व के साथ सुप्रिया ने एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक विकसित की होगी। हालांकि ब्लैक ड्रैगन की दहाड़ की प्रतिष्ठा जग जाहिर थी। सुप्रिया इससे कैसे निपटेंगे? इस समय तक काले भाले में परिवर्तित हो चुका ब्लैक ड्रैगन सुप्रिया को अखाड़े के किनारे पर पीछे हटने के लिए लगभग मजबूर कर चुका था। सुप्रिया की भौहें तन गईं। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि जियाओ बेईचैन इस हमले से विजेता का फैसला करना चाहता था। तुरंत ही सुप्रिया के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बह निकली और उसके हाथ में क्लाउड स्काई तलवार चमकदार रोशनी के साथ खिल उठी, क्योंकि अखाड़े के चारों ओर का तापमान तेजी से गिर गया। काले ड्रैगन की दहाड़, तो फिर मैं आज एक ड्रैगन का वध करूंगा, सुप्रिया ने दबंग अंदाज में कहा। तभी बादल आकाश तलवार अचानक कांप उठी और एक ठंडी तलवार क्यूई एक विशाल दिव्य तलवार में प्रकट होकर काले ड्रैगन की ओर वार करने लगी। दिव्य तलवार हड्डियों को कंपा देने वाली तलवार क्यूई से भरी हुई थी। ये वही स्वर्गीय वार था जो राहुल ने उसे पहले सिखाया था। धमाका, दोनों उफनती ताकतें आपस में जोरदार टकराईं और उसकी प्रचंड तरंगों ने आसपास के इलाके में तबाही मचा दी। यहां तक कि मजबूत अखाड़े का फर्श भी दरकने लगा। इस समय किशन का आकार एक तोप के गोले की तरह था, जो पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर गया। भयानक ठंडी तलवार की आभा ने जियाओ बेईचैन के पूरे शरीर में तबाही मचा दी और वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया कि वह लगभग बेहोश हो गया। जियाओ बेईचैन की आंखें अविश्वास से भर गईं जब उसने सुप्रिया को देखा। उसी समय जियाओ फेंगशेंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह चौंककर उठ खड़ा हुआ और राहुल की तरफ देखने लगा। उसने दांत भींच लिए, लेकिन आखिरकार बेबस होकर बैठ गया। स्वर्गीय कट, जब जयवीर ने यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन बुदबुदाया। वह स्वर्गीय वार से अपरिचित नहीं था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे रघुवीर ने क्लाउड स्काई तलवार तकनीक से प्राप्त किया था। हालांकि रघुवीर के स्वर्गीय स्लैश की तुलना में सुप्रिया का स्वर्गीय स्लैश अधिक उत्तम और शक्तिशाली लग रहा था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि स्वर्गीय स्लैश को राहुल द्वारा व्यक्तिगत रूप से संशोधित और बेहतर बनाया गया था, जिससे इसकी शक्ति में सुधार हुआ। जूनियर भाई राहुल, ये स्वर्गीय स्लैश पिछले वाले से अलग लग रहा है। क्या आपने इसमें सुधार किया? टीचर निशा ने भी यंत्रों को नोटिस किया था। राहुल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वरिष्ठ बहन टीचर निशा, सिर्फ एक स्वर्गीय वार से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो इससे भी ज्यादा मजबूत तकनीकें हैं। क्या वास्तव में स्वर्गीय कट से भी अधिक शक्तिशाली दिव्य शक्तियां हैं? टीचर निशा की रुचि तुरंत जागृत हो गई। राहुल ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, दरअसल मेरी सबसे मजबूत चाल को स्वर्गीय स्तंभ कहते हैं। इसकी आक्रमण शक्ति बेहद भयानक है। अगर मैं इस चाल का उपयोग करता हूं तो मैं आसानी से हजारों की सेना को खत्म कर सकता हूं। क्या स्वर्गीय स्तंभ? टीचर निशा की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। यदि राहुल ने इसे अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता कहा तो यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। यह दिव्य स्तंभ कितना भयानक था? क्या ये सचमुच हजारों की सेना को नष्ट कर सकता था? जूनियर भाई राहुल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दिव्य शक्ति में क्या विशेष बात है? अगर आपको कुछ खास चुनना हो तो यह उसकी भेदक शक्ति ही होगी। स्वर्गीय स्तंभ की चमक से संसार और उसमें रहने वाले प्राणी कांप उठेंगे। जब टीचर निशा ने यह सुना तो उसने अनायास ही गहरी सांस ली। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि कनिष्ठ भाई राहुल अमर स्तर की दिव्य शक्ति के बारे में बात कर रहे थे? यदि कोई अमर भी उतर आए तो भी वे उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। अमर प्राणियों से नहीं डरते। कितनी भयानक दिव्य शक्ति है। उसका दिल सदमे से भर गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि राहुल के पास असीम हथेली तकनीक के अलावा और भी अधिक शक्तिशाली अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति होगी। इसके अलावा राहुल के वर्णन के अनुसार यह दिव्य शक्ति अत्यंत भयानक थी। अगर वह अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे तो भी वह इसे झेल नहीं पाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस खंभे का मुकाबला कर सकता हूं। इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद टीचर निशा ने छेड़खानी भरे अंदाज में पूछा।
छोटे भाई राहुल, क्या कोई और जानकारी है? क्या आप और बता सकते हैं? राहुल मुस्कुराया। दिव्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पहले दुश्मन को फंसाएगी, फिर यह अंतिम प्रहार करेगी। ये सुनकर टीचर निशा ने आंखें मूंद लीं और कहा, छोटे भाई राहुल, अगर ऐसा है तो इस चाल की शक्ति बेहद भयानक है। क्या ये कोई पौराणिक अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति हो सकती है? आप कह सकते हैं कि यह कुछ ऐसा ही है। राहुल मुस्कुराया और टीचर निशा की ओर देखा, जिसकी आंखें ये सुनते ही चमक उठीं। जैसा कि अपेक्षित था, ये वास्तव में अमर स्तर की दिव्य शक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे भविष्य में इसकी शक्ति देखने का मौका मिलेगा। उसने उत्सुकता से राहुल को देखा। खांसी। राहुल बार बार खांस रहा था और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई थी। इतने सारे लोगों के आसपास होने से यह सुविधाजनक नहीं है। अगर सीनियर सिस्टर को इसमें वाकई दिलचस्पी है तो हम एक शांत जगह ढूंढ सकते हैं जहां मैं आपको ये दिखा सकूं। वास्तव में, टीचर निशा की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये स्वाभाविक है, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? राहुल ने पूरी गंभीरता से कहा। ये सुनकर टीचर निशा के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। वह राहुल की झिझक समझ गई। आखिरकार यह एक अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति थी, इसे सबके सामने प्रदर्शित करना अनुचित होगा। हालांकि वह इस बात से बहुत खुश थी कि वह उसे दिखाने के लिए राजी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में उसके लिए जगह थी। ये सोचकर वह अपने चेहरे की मुस्कान को दबा नहीं सकी। यह एक पौराणिक अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति थी। जलाकाश शिखर की प्रमुख होने के बावजूद उसने केवल पृथ्वी श्रेणी की दिव्य शक्तियों की ही साधना की थी। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति, महान वन्य विद्या, भी स्वर्ग श्रेणी की थी। हालांकि कुछ 100 साल पहले एक अफवाह थी कि एक अद्वितीय व्यक्ति ने एक बार स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति को समझ लिया था और क्लाउड स्काई शिखर पर रहने लगा था। क्या उसने उस व्यक्ति की विरासत प्राप्त की थी या उसे प्रमुख रघुवीर द्वारा छोड़ी गई विरासत से समझा था? तो फिर चलो एक समझौता करते हैं। भविष्य में जब हमारे पास समय होगा तो हम इसका अध्ययन करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लेंगे। हालांकि जब टीचर निशा ने राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वह थोड़ा घबरा गई। ये तो स्वाभाविक ही है, चूंकि सीनियर सिस्टर का यही इरादा है, इसलिए मुझे सहमत होना ही होगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ओह, ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा है? टीचर निशा ने तुरंत उनके बीच हुई बातचीत पर गौर किया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रुको, ऐसा लग रहा था। टीचर निशा का चेहरा लाल हो गया और वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने चाहा कि वह अपना सिर रेत में दबा ले। राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट, स्वर्गीय स्तंभ के उनके वर्णन के साथ। टीचर निशा को ये कैसे समझ में नहीं आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इसे इतनी गंभीरता से लिया था। और वह तो बस एक शांत जगह ढूंढने की फिराक में थी ताकि वह उसे दिखा सके। राहुल खुद को हंसी से रोक नहीं पा रहा था। कभी कभी उसे चिढ़ाना काफी संतोषजनक लगता था। ऐसा लग रहा था कि साधकों में इस विषय से जुड़ी बारीकियों और संकेतों को समझने की कमी थी। बड़ी बहन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? राहुल ने उलझन का नाटक करते हुए पूछा। आप मरोगे। टीचर निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो राहुल का सामना कैसे करे। हर बार जब वो उसे देखती तो उसे वो मुस्कुराहट याद आ जाती। शर्मिंदगी में उसने राहुल को घूरा और फिर जल्दी से चली गई। गुरुजी, क्या आप अभी चीफ राहुल के साथ खुशी से बातें नहीं कर रहे थे? क्या हो रहा है? जलाकाश शिखर के साधक जो कुछ ही दूरी पर थे, ये देखकर भ्रमित हो गए। क्या हो रहा था? 7 चोटियों की प्रतियोगिता अभी भी चल रही थी। खुशी भी उलझन में थी। गुरुजी, क्या चीफ टीचर निशा को कुछ हुआ है? नहीं, सच में, शायद वह बस कुछ खुशनुमा यादें ताज़ा कर रही है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुखद यादें? खुशी और भी हैरान हो गई। युलुन जब अभी अभी भागी थी तो वह निश्चित रूप से खुश होने के बजाय शर्मिंदा ज्यादा लग रही थी। जल आकाश शिखर। टीचर निशा उड़कर जल आकाश शिखर पर वापस आ गई और अपने आप को साधना कक्ष में बंद कर लिया, जिससे जल आकाश शिखर के वे साधक अचंभित रह गए जिन्होंने 7 चोटियों की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। आखिर क्या हुआ था? उन्होंने अपने शिक्षक को इस तरह प्रतिक्रिया करते कभी नहीं देखा था। क्या हुआ? टीचर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मुझे मत बताओ। सीनियर सिस्टर हानि हार गईं। तुरंत ही सभी आपस में चर्चा करने लगे। हालांकि किसी ने भी टीचर निशा के साधना कक्ष के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डांट पड़ने का डर था। साधना कक्ष में टीचर निशा पालथी मारकर बैठी थी और अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए मानसिक साधना तकनीक का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये काम नहीं कर रहा था। मैं भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करूंगा? ये सब राहुल की गलती है। वह वाकई बहुत घिनौना है। इस घटना को याद करके उसे क्रोध और शर्म दोनों महसूस हुई। काफी देर बाद आखिरकार उसकी भावनाएं शांत हुईं। बातचीत का विषय ऐसा नहीं था जिसे वह बर्दाश्त न कर सके। हालांकि राहुल ने जानबूझकर उसे बातों में उलझाया था, जिससे वह पूरी बात को गलत समझ बैठी थी। आखिरकार यह एक अमर स्तर की दिव्य शक्ति थी। ये सोचकर कि उसे कैसे मूर्ख बनाया गया था और उसके चेहरे पर यह जानबूझकर की गई मुस्कुराहट देखकर वह फिर से क्रोधित हो गई और अपनी मुट्ठी लहराने लगी। यह आदमी वाकई बहुत घिनौना है।
इसने मुझे धोखा दिया है। उसे ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, वरना मैं किसी दिन उसका वह स्वर्गीय स्तंभ नष्ट कर दूंगा। अगली सुबह चौक लोगों से खचाखच भरा था। ये 7 पीक्स प्रतियोगिता का सेमीफाइनल था। अब केवल 2 अखाड़े बचे थे। राहुल खुशी और सुप्रिया को लेकर आए। नमस्कार संप्रदाय गुरु। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। राहुल ने वीर सिंह को सलाम किया और बगल में बैठे जयवीर को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह अपनी सीट पर चला गया। राहुल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि टीचर निशा पहले से ही बहुत ही शान से सिंहासन पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कल की घटना का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि जब उसने राहुल के आगमन को देखा तो उसकी आंखें दूर हो गईं और उसने अपनी भावनाओं को बलपूर्वक नियंत्रित किया। ये देखकर राहुल मुस्कुराया। सुप्रभात वरिष्ठ बहन, लगता है कल रात आपने अच्छी नींद ली। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। टीचर निशा ने राहुल की ओर घूर कर देखा। क्या आप अपने जीवन साथी के साथ हैं? एक थेरेपिस्ट बता रहे हैं 2 पक्के संकेत। ... राहुल बस मुस्कुराया। कल का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है तो क्यों ना आगे बढ़ें। क्या सीनियर सिस्टर को उस अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं थी? हम आज बाद में इसे जांचने के लिए समय तय कर सकते हैं। इस आदमी ने वास्तव में इसका फिर से उल्लेख किया। टीचर निशा को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल का सामना कैसे करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेशर्म होगा कि इस मुद्दे को फिर से उठाएगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे। टीचर निशा ने राहुल की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और उसे अनदेखा कर दिया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। भविष्य में, ये तो बढ़िया है। राहुल मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसे पूरी बात मज़ेदार लगी। ये औरत अभी भी बहुत भोली थी। जब खुशी और सुप्रिया ने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। शियुन, क्या तुम्हें पता है कि कल चीफ टीचर निशा से क्या बात कर रहे थे? उनके बीच का माहौल अजीब लग रहा है, सुप्रिया ने कहा। खुशी का मुंह फड़क उठा। मुझे नहीं पता, वे इसे बहुत रहस्यमय बना रहे हैं। क्या उनके गुरु और प्रमुख टीचर निशा के बीच कुछ था? ... इस समय भीड़ ने खुशी और सुप्रिया को देखा और तुरंत उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। 7 पीक्स प्रतियोगिता में क्लाउड स्काई पीक का प्रदर्शन बेजोड़ था। विशेष रूप से सुप्रिया के मैचों ने सभी को चौंका दिया था। किसने सोचा होगा कि जो व्यक्ति केवल 3 महीने से अधिक समय से साधना कर रहा है वह वास्तव में शीर्ष 4 में पहुंच जाएगा। इसके अलावा वे अभी भी उसकी सटीक साधना के स्तर के बारे में स्पष्ट नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि क्लाउड स्काई पीक की छवि में जबरदस्त बदलाव आया था। क्लाउड स्काई पीक के आसपास की हर चीज़ अब एक रहस्य बन गई थी। अब बहुत से लोग सोच रहे थे कि क्या सुप्रिया फाइनल में पहुंच पाएंगे। आपकी राय में आज कौन से 2 फाइनल में पहुंच पाएंगे? भीड़ में अत्यंत गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। मेरी राय में हिडन स्वॉर्ड चोटी से गोपाल निश्चित रूप से फाइनल में प्रवेश करेगा। दूसरे स्थान के लिए मुझे लगता है कि क्लाउड स्काई चोटी से सुप्रिया के पास ज़्यादा संभावना है। मैं भी यही सोचता हूँ। हालांकि वाटर स्काई पीक की लितानिया शक्तिशाली है, लेकिन वह खुशी को आसानी से नहीं हरा सकती। सुप्रिया निश्चित रूप से खुशी से ज़्यादा शक्तिशाली है। जब ये सब हो रहा था तो मुकाबलों के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जैसा कि राहुल ने अनुमान लगाया था, सुप्रिया का प्रतिद्वंद्वी गोपाल नहीं था, बल्कि ग्रेट वाइल्डनेस चोटी से धीरज था। जयवीर स्पष्ट रूप से मैचअप में हेरफेर कर रहा था। हालांकि वह ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार निरंकुश सत्ता के सामने सारे संघर्ष व्यर्थ थे। 2025 के शीर्ष फेस ट्रेंड अच्छे, बोल्ड और आश्चर्यजनक। जूनियर भाई, आप मेरे शिष्य के बारे में क्या सोचते हैं? वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए राहुल की ओर देखा। धीरज उनका दूसरा शिष्य था। हालांकि वह तनवीर जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह भौतिकीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। 7 चोटियों की प्रतियोगिता के प्रतिष्ठित चैंपियन पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रत्येक शिखर ने अपने मुख्य उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए अनगिनत संसाधन झोंक दिए थे। इसमें स्वाभाविक रूप से वीर सिंह भी शामिल था। शुरुआत में ये साधना संसाधन तनवीर के लिए आरक्षित थे, लेकिन उनका पहला शिष्य अब शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था, इसलिए इनमें से अधिकांश संसाधन अब उसके लिए बेकार थे। इस प्रकार बाई युवान को लाभ हुआ। राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सौभाग्य से आध्यात्मिक शक्ति संचारण की शीतलता अवधि समय पर समाप्त हो गई। अन्यथा सुप्रिया की द्वितीय स्तरीय भौतिकीकरण क्षेत्र साधना इन प्रतिभाओं की तुलना में काफी कमजोर होती। अन्य चोटियां क्लाउड स्काई चोटी की तुलना में बहुत समृद्ध थीं, विशेष रूप से खेती के संसाधनों के संदर्भ में। चूंकि 7 चोटियों की प्रतियोगिता संप्रदाय के भीतर एक भव्य आयोजन था जो 100 साल में एक बार ही होता था, इसलिए कोई भी अंतिम स्थान पर नहीं आना चाहता था। इसलिए अपनी रैंकिंग को यथासंभव बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रमुख अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों में बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए तैयार थे। राहुल ने वीर सिंह के पीछे खड़े हरे रंग के युवक को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई वीर सिंह के शिष्य से जैसी उम्मीद थी, वह सचमुच मनुष्यों के बीच एक अजगर है। उसकी प्रतिभा अद्वितीय है। हा, वीर सिंह मुस्कुराया। ... वह राहुल की बात कैसे नहीं समझ पाया। हालांकि बाई युवान की प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन खुशी और सुप्रिया की तुलना में उसमें बहुत कमी थी।
हालांकि अन्य प्रमुखों के विपरीत वीर सिंह जीत या हार को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में कौन जीता, हर कोई महान वन्य दिव्य संप्रदाय का अनुयायी था। तभी जज एक अखाड़े के सामने पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सेमीफाइनल शुरू होने वाला है, कृपया चुप रहें। आज के बाद 2 साधक 7 पीक्स प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करेंगे। हालांकि इस साल प्रतियोगिता थोड़ी अलग होगी, फाइनल भी आज ही होगा। इसके अलावा सेमीफाइनल मैचों के नतीजे घोषित होते ही फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा। इस तरह ये फाइनलिस्टों के धीरज और युद्ध के अनुभव की सच्ची परीक्षा होगी। इसलिए आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले साधकों को ध्यान देना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप दोनों मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। राहुल ने जयवीर को देखा और भौहें चढ़ा दीं। निश्चित रूप से ये व्यक्ति फिर से अपराधी था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वीर सिंह ने इस परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जब टीचर निशा ने यह सुना तो वह चिंतित हो गई। यद्यपि तान्या शीर्ष 4 में पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें अन्य 3 की तुलना में अधिक बढ़त नहीं मिली। यदि वह भाग्यशाली भी रही और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा भी दिया, तो भी वह अंतिम मैच में लड़ने के लिए बहुत थकी हुई होगी। वह आदमी सचमुच बहुत घृणित था। ये सोचकर टीचर निशा जयवीर को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। सेमीफाइनल एक साथ होंगे, सभी प्रतिभागी कृपया अखाड़े में आएं, जज ने आगे कहा। राहुल मुस्कुराए और सुप्रिया की ओर सिर हिलाया। गुरुजी, मैं चलता हूँ। सुप्रिया ने अखाड़े की ओर जाने से पहले राहुल को प्रणाम किया। गुरुजी, मैं भी जा रहा हूँ। किसके पीछे? 8 एक्टर्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। ... दूसरी ओर तान्या भी आगे बढ़ी, साथ ही गोपाल और बाई जुवानेवान भी आगे बढ़े। यद्यपि राहुल को नहीं पता था कि जयवीर ने क्या किया, गोपाल की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसने सोचा था कि उसके हाथों में जीत थी। जूनियर भाई राहुल, क्या आप इस नए नियम से चिंतित नहीं हैं? टीचर निशा उत्सुक था। राहुल मुस्कुराया और कंधे उचका दिए, कुछ नहीं कहा। जब टीचर निशा ने यह देखा तो वह उलझन में पड़ गई। यह आदमी इतना शांत क्यों था? क्या वह अपने शिष्य के बारे में चिंतित नहीं था? मैदान में सुप्रिया का सामना धीरज से था। धीरज ने सुप्रिया को देखा और मुस्कुराते हुए झुक गया। जूनियर सिस्टर झुके, कृपया दया करो, मुझे ज्यादा मत मारो। सुप्रिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिला दिया। धीरज का मुंह फड़क गया और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह तो बस विनम्रता दिखा रहा था। क्या उसे सचमुच लगता था कि वह उसे हरा सकती है? जूनियर सिस्टर झुके बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी अफवाहें हैं। वो ठंडी और शांत हैं। लगता है उनके साथ घुलना मिलना आसान नहीं है। ... धीरज ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और उसे इस बात पर ज्यादा आपत्ति नहीं हुई। इस समय दूसरे क्षेत्र में तान्या और गोपाल ने भी क्षेत्र में प्रवेश किया। मैच शुरू हो जाए, जज ने ऊंची आवाज में घोषणा की। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों क्षेत्रों में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। गोपाल ने सबसे पहले हमला किया। उसने अपनी जादुई कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया और पानी की तेज धारें उगल दी जो भयानक शक्ति के साथ ली तान्या की ओर बह रही थीं। दूसरी ओर धीरज की आंखें चमक उठी और उसकी तलवार चमक उठी जब उसने सुप्रिया की ओर वार किया। जूनियर सिस्टर झुके, मैं आ रही हूँ, सावधान। ये सुनकर सुप्रिया ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और बादल आकाश तलवार प्रकट हुई। हालांकि सुप्रिया ने तलवार की म्यान को हल्के से पकड़कर आगे बढ़ाया। उसी क्षण एक दृश्यमान वायुधारा बही और उसने बाई शुवानयुवान के हमले को आसानी से चकनाचूर कर दिया। क्या? वीर सिंह ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से राहुल की ओर देखा। बाई शुवानयुवान के गुरु होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने शिष्य की शक्ति का लगभग पूर्ण ज्ञान था। हालांकि उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी वह एक बेहद जबरदस्त हमला था। हालांकि सुप्रिया ने उसे आसानी से हरा दिया था। इस समय धीरज के हमले एक हिंसक तूफान की तरह थे जिसने अखाड़े में तबाही मचा दी। इसके विपरीत सुप्रिया का चेहरा शांत था। उसकी हरकतें हवा के झोंके जैसी थीं और वह हमेशा बाई शुवानयुवान के हमलों से बचकर आसानी से उसका सामना कर पाती थी। 2025 के शीर्ष फेस ट्रेंड अच्छे, बोल्ड और आश्चर्यजनक... जब खुशी ने यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इस पूरे समय सुप्रिया के साथ युद्ध करती रही थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह कितना भयानक रूप से शक्तिशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुप्रिया की सबसे शक्तिशाली ताकत उसकी तलवारबाजी थी। ये स्पष्ट था कि धीरज के वर्तमान हमले सुप्रिया को अपनी तलवार तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बाई जुवानयुवान को इस स्थिति से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा था कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में उसकी प्रतिभा केवल तनवीर के बाद दूसरे स्थान पर है। वह खुद को गोपाल से भी श्रेष्ठ समझता था। हालांकि यहाँ वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जिसने केवल 3 महीने पहले ही साधना शुरू की थी। वह किस प्रकार की प्रतिभाशाली थी। इसके बाद बाई जुवानयुवान ने अपने हमलों की ताकत बढ़ा दी। बाई शुवानयुवान के हाथ में तलवार रहस्यमयी ढंग से घूमने लगी, एक खास पैटर्न बनाते हुए। उसकी आभा आसमान छूने लगी। जब आसपास की भीड़ ने यह देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। इस तलवार के हमले की शक्ति भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर के बेहद करीब थी।
ये देखकर सुप्रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और उसने क्लाउड स्काई तलवार को बाहर निकाल लिया। जूनियर सिस्टर झूगे, मैं गंभीर होने जा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों बाद रहस्यमयी पैटर्न से ढकी एक तलवार आसमान में उड़ी और सुप्रिया की ओर बढ़ी। जहां भी तलवार का वार होता, जमीन पर दरारें पड़ जातीं। सुप्रिया ने धीरज के हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बादल आकाश तलवार ने धीरज की ओर वार करते हुए एक तेज और ठंडी आभा छोड़ी। वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सुप्रिया की क्लाउड स्काई तलवार तकनीक धीरे धीरे दब गई। तभी उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और स्वर्गीय कटाव फूट पड़ा। धमाका! शक्तिशाली तलवारों के प्रहार एक दूसरे से टकराए और चमकीली चिंगारियां फूट पड़ीं, जिससे पूरा अखाड़ा कांप उठा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि बाई शुवानयुवान की ताकत बेहद भयानक थी। वह सुप्रिया के दिव्य प्रहार का भी सामना कर सकता था। जूनियर झूगे, मेरी तलवार का वार कैसा था? ये देखकर कि वह सुप्रिया के बराबर था, धीरज मुस्कुराया और धीरे धीरे अधिक आश्वस्त हो गया। इतना खराब भी नहीं, सुप्रिया ने सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद सुप्रिया की आभा में जबरदस्त बदलाव आया। बर्फ की एक भयानक शक्ति अचानक बाहर निकली। धीरज के चेहरे पर मुस्कान जम गई। यह क्या है? जैसे ही बर्फ की शक्ति फैल गई, धीरज अपनी आत्मा को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। इस समय आकाशीय वार का फिर से इस्तेमाल होने पर मेघ आकाशीय तलवार से एक चमकदार रोशनी निकली। सुप्रिया अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। आखिरकार गोपाल ही उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि ये और भी बुरा होगा यदि वह धीरज पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना जारी रखेगी, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपनी कुछ ताकत प्रकट करे और लड़ाई को जल्दी से समाप्त करे। ये है हमारे बेस्ट ऑफ ब्यूटी ब्रेकर थ्रू अवार्ड्स के विजेता। डॉट डॉट जैसे ही ठंडी आभा ने सुप्रिया को घेर लिया, एक अर्धचंद्राकार तलवार का हमला आकाश में उड़ गया और फिर बाई जुवानयुवान पर उतर आया। ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए। यहाँ तक कि वीर सिंह भी इससे हैरान रह गया और उसने जिस कुर्सी पर बैठा था उसके दोनों किनारों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्वर्गीय स्तर की गुप्त तकनीक। रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ के रूप में वीर सिंह स्वाभाविक रूप से सुप्रिया के शरीर में निहित बर्फ की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। जब जयवीर ने ये देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसी कि उम्मीद थी, इस छोटी बच्ची ने सचमुच एक तुरुप का पत्ता रख लिया। खुशकिस्मती से मैंने एक से ज्यादा तैयार कर रखे थे। ये सोचकर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। धीरज का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा जब उसने आकाश में चमकदार अर्धचंद्राकार तलवार के हमले को देखा। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस अपनी पूरी ताकत जुटाकर हमले का विरोध कर सकता था। हालांकि ये दिव्य प्रहार पहले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा। बैंग बैंग! कुछ ही क्षणों बाद धीरज तोप के गोले की तरह उड़ गया और उसका शरीर अखाड़े के बाहर जा गिरा। मैं हार गया हूँ। बाई शुवानयुवान का चेहरा संघर्ष करते हुए पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। डॉट डॉट वह समझ नहीं पा रहा था कि वह एक नए खिलाड़ी से कैसे हार गया। क्या क्लाउड स्काई पीक में शिक्षण का स्तर वास्तव में इतना खराब था? दरअसल बाई शुवानयुवान अकेली नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी। भीड़ भी यही सोच रही थी। सुप्रिया धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। क्लाउड स्काई तलवार को दूर रखने के बाद वह अंतिम मैच शुरू होने के लिए चुपचाप इंतजार करने लगी। पिछले 3 महीनों में उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए अनगिनत प्रयास किए थे। वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वह जयवीर को उसके गुरु के अपमान का बदला देगी। अल्पविराम। दूसरे क्षेत्र में कुछ दौर की लड़ाई के बाद तान्या धीरे धीरे थक गई थी। गोपाल की ताकत बहुत भयानक थी। लितान्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह गोपाल को अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर पाए। टीचर निशा को पता था कि परिणाम पहले से ही तय हो चुका है। ये सोचकर वह असहाय होकर आह भरने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी शिष्या बस यहीं तक पहुंच पाएगी। फिर भी वह इस परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट थी। आखिरकार वाटर स्काई शिखर पिछली प्रतियोगिताओं में हमेशा दूसरे से आखिरी स्थान पर रहा था। शिक्षक, मुझे खेद है, मैं जीत नहीं सका। लितान्या का शरीर कांप उठा और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए। वह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे अपनी शिक्षिका को निराश करने का अपराध बोध हो रहा था। डॉट डॉट टीचर निशा मुस्कुराया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। मूर्ख लड़की, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं तो पहले ही बहुत संतुष्ट हूं कि तुम टॉप 4 में पहुंच गई। इस लड़ाई के बाद फाइनलिस्ट तय हो गए और अंतिम मैच शुरू होने वाला था। राहुल की शांत अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सुप्रिया शांत भाव से मंच पर खड़े थे। उसके सामने गोपाल था। गोपाल की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने याद किया कि क्लाउड स्काई पीक के हाथों उसे और उसके पिता को कितना अपमान सहना पड़ा था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच चिंगारियां उड़ रही हों और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया हो। हा, आखिरकार प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला आ ही गया। सोच रहा हूं कि आखिरकार विजेता कौन होगा। क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक ग्रेट वाइल्डनेस दिव्य संप्रदाय में हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फाइनल में उनका आमना सामना होगा। अखाड़े में मौजूद 2 लोगों को देखते हुए सभी की आंखें जुनून से जल रही थीं। क्या तुम दोनों तैयार हो? जज ने उन दोनों की ओर देखा।
सुप्रिया ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जज साहब, कृपया मैच शुरू होने की घोषणा करें, गोपाल ने ठंडे स्वर में कहा। सेमीफाइनल मैचों में सुप्रिया ने बाईशुवानयुवान को यथासंभव कम समय में समाप्त कर दिया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अधिक उपयोग नहीं किया था। इसकी तुलना में तान्या को हराने के लिए, जिसने पूरी ताकत लगा दी थी, गोपाल ने अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च की थी। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि गोपाल इससे अप्रभावित लग रहे थे और यहाँ तक कि आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। मैं एक द्वारा घोषणा करता हूं कि 7 पीक्स प्रतियोगिता के चैंपियन के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। जैसे ही न्यायाधीश ने बोलना समाप्त किया, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। तभी गोपाल के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और निगल ली। इंतजार, लगता है यह आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्ति की गोली है। ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। गोपाल ने जो गोली ली थी वह कोई निम्न श्रेणी की गोली नहीं थी। क्या ये सरासर धोखाधड़ी नहीं है? 7 पीक्स प्रतियोगिता निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए, फिर भी ये बंदा इतना बेशर्म है कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति की गोली खा रहा है। कई लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। इस समय जयवीर खड़ा हुआ और एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ का भयानक आध्यात्मिक दबाव बाहर निकल गया। उसी क्षण चारों ओर का वातावरण शांत हो गया। उसी समय न्यायाधीश भी सामने आ गए। 7 चोटियों की प्रतियोगिता के नियमों में साधकों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए गोलियां लेने से मना नहीं किया गया है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सबके मुंह के कोने फड़क उठे। हालांकि वे बहुत दुखी थे, पर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत बेशर्मी थी। वो इतना बेशर्मी भरा तरीका कैसे अपना सकता है? अगर हिडन स्वॉर्ड पीक वाकई प्रतियोगिता जीत भी जाता है तो भी ये उसकी नाहक जीत होगी। इसमें अजीब क्या है? कानून प्रवर्तन अधिकारी ही प्रतियोगिता का प्रभारी है। उसके लिए ऐसी चालाकी भरी चालें चलना आम बात है। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और जयवीर के कार्यों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। आध्यात्मिक सुधार की गोली लेने के बाद गोपाल की हालत तुरंत चरम पर पहुंच गई। सुप्रिया को ठंडी निगाहों से देखते हुए उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। एक साधारण बादल आकाश शिखर शिष्य मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम्हारे बादल आकाश शिखर ने मेरे छिपे हुए तलवार शिखर पर जो अपमान थोपा था वह आज 100 गुना होकर वापस आएगा। तुम मेरे क्रोध को झेलने के लिए तैयार रहो। गोपाल के घमंडी रूप को देखकर सुप्रिया के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुमने बकवास करना बंद कर दिया है? वह पूरी स्थिति से बेपरवाह थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि हिडन स्वॉर्ड पीक अनुचित लाभ पाने के लिए कुछ न कुछ चाल जरूर चलेगा। हालांकि यह उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपनी चाल चलो। सुप्रिया ने उदासीनता से गोपाल को देखा। उसके हाथ में बादलों वाली आकाश तलवार तेज रोशनी से चमक रही थी। उसकी ठंडी आभा ने तापमान को कई डिग्री तक गिरा दिया था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोपाल ने आंखें मूंद लीं। सुप्रिया की बर्फ की शक्ति वाकई भयानक थी। खुद उसे भी उससे डर लग रहा था। हालांकि उन्होंने इससे निपटने की तैयारी पहले ही कर ली थी। मेरे सामने दिखावा कर रहा है, मर जा। गोपाल दहाड़ा। उसके हाथ में रखी अंगूठी तेज रोशनी में चमक उठी और उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। इस तलवार द्वारा छोड़ी गई शक्ति क्लाउड स्काई तलवार से जरा भी कमजोर नहीं थी। जब सबने ये देखा तो वे सब एक साथ जयवीर की ओर देखने लगे। ये वास्तव में नीला तलवार है। ये हिडन स्वॉर्ड पीक की विरासत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गोपाल के हाथों में होगी। चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। दोनों तलवारें इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी अपनी चोटियों की विरासत को दर्शाती हैं। यह न केवल 7 पीक्स प्रतियोगिता के चैंपियन के लिए लड़ाई है, बल्कि क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के भावी प्रमुखों के लिए भी लड़ाई है। उसी क्षण माहौल गर्मा गया। गोपाल के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने सुप्रिया पर बेरहमी से नीला तलवार घुमाया। ये देखकर सुप्रिया ने भौहें चढ़ाईं। वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में तनवीर के बाद दूसरे स्थान पर होने के योग्य था। तलवार के इस प्रहार ने उसे दबाव का एहसास कराया। हालांकि ये केवल एक निशान था। कुछ ही क्षणों बाद मेघाकाश तलवार अचानक घूमने लगी। तलवार की तेज क्यूई से उत्पन्न हवा ने गोपाल के हमले को रोक दिया। उन दोनों ने जो साधना तकनीकें और दिव्य शक्तियां विकसित की वे दोनों शिखरों की विरासत से थीं और उन्हें एक ही स्तर का कहा जा सकता है। इसके अलावा उन दोनों की ताकत भी समान थी, इसलिए कम समय में विजेता का निर्धारण करना असंभव था। हा, जैसी कि मेरे प्यारे बेटे से उम्मीद थी, तुमने अच्छा किया। उस लड़की को बेरहमी से कुचल दो। जब जयवीर ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत मन ही मन हंसने लगा, जबकि बाहरी तौर पर वह शांत बना रहा। अपने पिछले अनुभव के बाद परिणाम तय होने से पहले जयवीर समय से पहले दिखावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आपके पास बस इतना ही है? अपनी प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने के बाद सुप्रिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यद्यपि गोपाल की तलवारबाजी शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें कुशलता का अभाव था। यदि गोपाल केवल इतना ही करने में सक्षम था तो युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बादल आकाश तलवार चमक उठी और एक अर्धचंद्राकार स्वर्गीय वार उड़ गया। ये सुप्रिया के लिए उसकी परीक्षा थी।
लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है, फिर भी तुम अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने की इतनी जल्दी में हो। लगता है बादल आकाश शिखर के चेले कुछ खास नहीं हैं। गोपाल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब एक जबरदस्त तलवार का वार सुप्रिया के स्वर्गीय वार की ओर हुआ। डॉट डॉट डॉट। दो शक्तिशाली तलवार के वार एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को रद्द कर दिया। आघात तरंगों से मैदान की सतह में दरारें पड़ गईं। क्या वह आदमी सचमुच स्वर्गीय वार की शक्ति को बेअसर कर सकता है? टीचर निशा घबरा गया। आखिरकार 7 चोटियों की प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक स्वर्गीय स्लैश तकनीक को सुप्रिया का तुरुप का पत्ता और अंतिम चाल माना जाता था, लेकिन अब इसे गोपाल द्वारा आसानी से रोक दिया गया था। क्या क्लाउड स्काई शिखर पराजित हो जाएगा? ये सोचते हुए टीचर निशा ने मुड़कर राहुल की ओर देखा। ओह, लगता नहीं कि इस आदमी को जरा भी चिंता है। हो सकता है कि सुप्रिया के पास कोई और भी मजबूत तुरुप का पत्ता हो। हा, जूनियर भाई राहुल, लगता है क्लाउड स्काई पीक की सर्वोच्च तकनीक कुछ खास नहीं है। इस क्षण जयवीर अब राहुल को अपमानित करने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका। चूंकि सुप्रिया के तुरुप के पत्ते को गोपाल ने नकार दिया था, इसलिए ये दिखावा करने का सबसे अच्छा समय था। वह अंततः राहुल को बेरहमी से रौंद सका। राहुल ने केवल जयवीर को उदासीनता से देखा। ओह, आपके शब्दों से तो ऐसा लगता है कि सीनियर जयवीर हिडन स्वॉर्ड पीक की गुप्त तकनीक में काफी आश्वस्त हैं। हा, हमारे गुप्त तलवार शिखर की गुप्त तकनीक को कई पीढ़ियों के सरदारों ने निखारा है। हालांकि यह तुम्हारे मेघ आकाश शिखर की गुप्त तकनीक जितनी आकर्षक नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी तुलना साधारण दैवीय शक्तियों से की जा सके। जयवीर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। राहुल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने स्वाभाविक रूप से अभी अभी गोपाल की तलवारबाजी की अनोखी कला देखी थी। उसकी शक्ति बहुत भयंकर और दबंग थी। यद्यपि इस तलवारबाजी में कुशलता का अभाव था, फिर भी इसमें उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त शक्ति थी। हे वरिष्ठ भाई जयवीर, ज्यादा चिंतित मत होइए, परिणाम अभी भी अनिश्चित है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। किसके पीछे? 8 एक्टर्स जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके। डॉट डॉट। जयवीर ने जब ये सुना तो उसकी नजरें तुरंत ठंडी पड़ गईं और उसने मन ही मन कोसा, अभी भी नाटक कर रहे हो? बस रुको, मैच खत्म होते ही छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। इस समय अखाड़ा हिंसक तलवार क्यूई से भर गया था। स्वर्गीय वार को रोकने के बाद गोपाल और भी अधिक आश्वस्त हो गया और अब उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लटकी हुई थी। मुझे लगा था कि मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर जूगे की ताकत यहीं तक सीमित रहेगी। मैं वाकई निराश हूं। तुम्हें आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आखिरकार मुझसे हारना कोई शर्मनाक बात नहीं है। सुप्रिया ने गोपाल की बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय वह गोपाल की तलवारबाजी की तकनीक के बारे में ध्यान से सोच रही थी। फिर उसके ठंडे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी कि सबके दिल दहल गए। क्या यह एज और स्वॉर्ड तकनीक है? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे अगले कदम को रोक सकते हैं? मेघ आकाश तलवार एक बार फिर चमक उठी। हालांकि इस बार ये स्वर्गीय वार नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली नौ शांति की पाले की तकनीक थी। आकाश में असंख्य बर्फ के टुकड़े दिखाई देने लगे और अत्यंत ठंडी आभा छा गई। ये देखकर गोपाल की अभिव्यक्ति बदल गई। डॉट डॉट। ये वास्तव में स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति है। इस समय दर्शकों को अंततः ये समझ में आ गया कि जब सुप्रिया ने धीरज को हराया था तो उसने जिस बर्फ की शक्ति का उपयोग किया था वह गहन बर्फ की दिव्य हड्डी से नहीं आई थी, बल्कि यह स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति थी। रुको, जूनियर सिस्टर जूगे का साधना स्तर? वह वास्तव में 9वें स्तर की भौतिकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये तो अविश्वसनीय है। क्या वह सिर्फ 3 महीने से ही साधना नहीं कर रही है? उसने इतनी जल्दी प्रगति कैसे कर ली? हर कोई हैरान था। ये केवल इस क्षण था कि सुप्रिया ने अपनी ताकत प्रकट की। हे भगवान, मार्शल अंकल राहुल अपने शिष्यों को कैसे सिखाते हैं? अगर उन्होंने अपना सारा स्वर्गीय खजाना उस पर खर्च भी कर दिया होता तो भी वह ऐसा नहीं कर पाती। भीड़ में अविश्वास की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि वीर सिंह और एल्डर सोनू भी हैरान थे और मनीष तिवारी तो और भी ज्यादा हैरान थे। अपनी प्रतिभा के स्तर के बावजूद भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में उसे कई वर्षों की कड़ी मेहनत लगी। कुछ ही समय पहले वह अंततः शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था। सुप्रिया की साधना प्रगति का कोई मतलब नहीं था। डॉट डॉट। जयवीर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वह फिर से ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। भौतिकीकरण क्षेत्र का 9वां स्तर सचमुच एक अच्छा छिपा हुआ तुरुप का पत्ता। हालांकि ये त्यानयू को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। गोपाल उसकी शक्ति के प्रदर्शन से कुछ देर के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। फिर उसके शरीर पर चमकदार लाल रंग की एक परत छा गई और उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया। अपने रक्तसार को जलाने की कीमत पर उसने अपनी साधना को भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक भी पहुंचा दिया था। इसके अलावा वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसे अर्धचरण शून्य क्षेत्र साधक कहा जा सकता था। धमाका। इस समय टीचर निशा के बगल की मेज तुरंत महीन पाउडर में बदल गई और उसकी सुंदर आंखें क्रोध से भर गईं। एक गुप्त तकनीक जो जीवन शक्ति को जला देती है। यह एक निषिद्ध तकनीक है। जयवीर ने वास्तव में 7 पीक्स प्रतियोगिता जीतने के लिए ऐसे बेईमान तरीकों का सहारा लिया। कम से कम आभा के संदर्भ में उसकी साधना का स्तर सुप्रिया के स्तर को दबा चुका था।
हालांकि चूंकि गोपाल ने कानूनों की शक्ति को नहीं समझा था, इसलिए वह शून्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। एक निषिद्ध तकनीक, ये देखकर राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे अचानक याद आया कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में वास्तव में एक निषिद्ध तकनीक मौजूद थी। हालांकि चूंकि यह गुप्त तकनीक अत्यधिक चरम थी, इसलिए ये किसी की साधना नींव को आसानी से अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती थी। इसलिए महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के प्रमुख इस आम सहमति पर पहुंचे थे कि वे विभिन्न चोटियों के शिष्यों को इस गुप्त तकनीक की साधना करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। हालांकि यह आम सहमति केवल प्रमुखों के बीच एक मौखिक समझौता था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय में इसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं किया गया था। वीर सिंह के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ था। आखिर गोपाल जयवीर का बेटा था। अगर जयवीर को जोखिम की परवाह नहीं थी, तो बाहरी लोगों को इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? ये निषिद्ध तकनीक दिलचस्प है, हालांकि ये किसी को दायरे की खाई पाटने और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती। राहुल ने शांति से विश्लेषण किया कि वह क्या देख रहा था। आप अभी भी इतने शांत हैं। क्या आपको अपने शिष्य की जरा भी चिंता नहीं है? एक शिक्षक के तौर पर आप सचमुच। उसके बजाय टीचर निशा ही चिंतित था। राहुल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इस समय सुप्रिया ने भी गोपाल के आभामंडल में बदलाव देखा। मेघ आकाश तलवार, जो एक स्वर्गीय वार करने के लिए तैयार थी, रुक गई। ऐसा लगता है कि आप एक ही चाल से विजेता का फैसला करना चाहते हैं। सुप्रिया ने गोपाल की ओर देखा और मुस्कुराए। उसे अचानक महसूस हुआ कि 7 पीक्स प्रतियोगिता से पहले राहुल की हरकतें भविष्यवाणी जैसी थीं। यदि उसने गोपाल का सामना करने के लिए अपनी पिछली क्षमताओं पर भरोसा किया होता तो वह हार जाती। क्या शिक्षक ने मुझे इस स्थिति की तैयारी के लिए हेल / तकनीक सिखाई थी? सुप्रिया ने खुद से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी गुप्त तकनीक या दैवीय शक्ति इस्तेमाल करते हो। मैं उन सब को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेघ आकाश तलवार से एक अजीब सी रक्त-लाल रोशनी निकलने लगी। उसकी गहरी बर्फीली दिव्य अस्थि सक्रिय हो गई और 9 शांति शक्तियों की हिम तकनीक से उत्पन्न बर्फ की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। अत्यंत ठंडी आभा विचित्र रक्त ऊर्जा के साथ मिलकर साधक की आत्मा में भी प्रवेश कर सकती थी। चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया और आकाश में अचानक एक दरार दिखाई दी जो एक विशाल रक्तरंजित मुंह में बदल गई, जिसने भयानक शक्ति को निगल लिया और उगल दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ निगल जाएगी। सब कुछ भयानक रूप से शांत हो गया। मनीष तिवारी के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उसकी मुट्ठियां पहले से ही भींची हुई थीं। उसकी नज़र आसमान में सफ़ेद आकृति पर पड़ी और उसका दिल पहले से ही बेचैन था। क्या भयानक तलवारबाजी है! ये किस स्तर की दिव्य शक्ति है! उसी समय गोंगसन शोयू, एल्डर सोनू, जयवीर और टीचर निशा सभी सदमे में खड़े हो गए। रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते वे इस दिव्य शक्ति में निहित भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जो रक्त ऊर्जा बाहर निकल रही थी, वह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि अखाड़े के चारों ओर की बाधा किसी भी समय टूट जाएगी। नरक / सुप्रिया आकाश में मंडरा रहा था, जबकि बादल आकाश तलवार एक ऐसी तलवार में परिवर्तित हो गई थी जो ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक की गहराई से निकली हो। फिर वह तलवार गोपाल की ओर उतरी। विशाल खूनी मुंह गोपाल को भी निगलने वाला था। ये देखकर गोपाल के हाव भाव एकदम बदल गए और उसका शरीर कांप उठा। हालांकि अब उसकी साधना का स्तर उससे ऊंचा था, फिर भी उसे लगा जैसे ये हमला ग्रिम रीपर की दरांती हो जो उसकी आत्मा को नरक में ले जाने के लिए आए हो। यह एक भयानक तलवार तकनीक थी जो अद्वितीय थी। इसकी तुलना में उसकी निषिद्ध तकनीक कुछ भी नहीं थी। त्यानयु, जल्दी से हार स्वीकार करो! जयवीर चिंतित भाव से चिल्लाया। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि सुप्रिया ने इतनी भयानक तलवारबाजी की तकनीक सीखी है। हार स्वीकाराना? क्या मैं सचमुच एक ऐसे साधक से हार जाऊंगा जो केवल 3 महीने से साधना कर रहा है? गोपाल ने मानो जयवीर की बातें सुनी ही नहीं। उसने अपना बेहद पीला चेहरा ऊपर उठाया और उस नरककर तकनीक को देखा जो उस पर उतर रही थी। मौत के सामने गोपाल का चेहरा और अधिक दृढ़ हो गया। नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मैं लड़ना चाहता हूँ। गोपाल सिंह ने आकाश की ओर दहाड़ा। उसके हाथ में नीला तलवार चमक उठी और जब उसने उसे नरक की ओर घुमाया तो उसमें से जबरदस्त तलवार की चीख फूट पड़ी। धमाका! 2 अत्यंत शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा गईं और अवरोध, जो पहले से ही दरारों से भरा हुआ था, अचानक टूट गया। उसी क्षण झटके की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे भीड़ में दहशत फैल गई। महत्वपूर्ण क्षण में वीर सिंह ने अपनी आस्तीन लहराई और आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल आया, जिसने तुरंत ही आघात तरंगों को भंग कर दिया। उसी समय जयवीर एक प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में उड़ गया। उसने ध्यान से बुरी तरह घायल गोपाल को पकड़ लिया और उसके लिए एक उपचारक गोली निकाली। काफी देर बाद गोपाल ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने पिता के बेहद चिंतित चेहरे को देखा और खुद को दोषी महसूस किया। पिताजी, मुझे माफ करना, मैं हिडन स्वॉर्ड पीक का मैच नहीं जीत पाया। जब जयवीर ने यह सुना तो उसे रोना आ गया। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। त्यान्यू, तुम सचमुच एक मूर्ख बच्चे हो। तुम्हारी जिंदगी प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा कीमती है। हालांकि तुम हार गए, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि तुम कितने निडर थे। तुम सचमुच सिंह परिवार के एक योग्य पुत्र हो। शाबाश! जयवीर ने उसे सांत्वना दी।
इस क्षण उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने गौरव और हिडन स्वॉर्ड पीक की गरिमा की तुलना उनके अनमोल बेटे की सुरक्षा से नहीं की जा सकती। इसके अलावा अब तक वो राहुल से सिर्फ 2 चोटियों के बीच की शिकायतों के कारण ही लड़ रहा था। ये उसके और राहुल के बीच की दुश्मनी थी, तो उसने युवा पीढ़ी को इसमें क्यों शामिल किया? जैसे ही जयवीर को यह एहसास हुआ, उसका दिल पछतावे से भर गया। अगर उसे पहले पता होता तो वो इन बच्चों को अंदर घसीटता ही नहीं। उसने सोचा था कि 7 चोटियों की प्रतियोगिता दोनों चोटियों के बीच हजारों सालों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर देगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने प्यारे बेटे को लगभग खो देगा। जयवीर ने अपना सिर उठाया और राहुल की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उसकी जटिल भावनाओं को दर्शा रही थी। इस समय राहुल ने अपनी आस्तीन को झटका और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, वह भी अखाड़े में आ गया। ... जयवीर की जटिल अभिव्यक्ति को देखकर राहुल को अचानक एक विचार आया। राहुल ने तुरंत अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोली निकाली और जयवीर को दे दी। वरिष्ठ भाई जयवीर, यह अमृत मेघ आकाश शिखर से प्राप्त एक विशेष उपचारक गोली है। जल्दी करो और त्यानयू को इसे पिलाओ। आप... जब जयवीर ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। उसने सोचा कि राहुल उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन पता चला कि वह पूरी तरह से गलत था। वरिष्ठ भाई जयवीर, ये हमारे शिखरों के प्रमुखों के बीच की दुश्मनी है और हमारे बीच भी एक समस्या है। हम कनिष्ठों को इसमें क्यों शामिल करें? अगर सीनियर भाई सचमुच इसे जाने नहीं दे सकते तो मैं क्लाउड स्काई पीक पर आपका इंतजार करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल मुड़ा और सुप्रिया की ओर चल पड़ा। जयवीर की भावनाएं उथल पुथल में थीं। वह अपने दिल में जानता था कि राहुल की खुले विचारों वाली सोच उससे कहीं अधिक थी। वह तो पहले ही हार चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह 100 वर्षों से वह हमेशा ये साबित करना चाहता था कि हिडन स्वॉर्ड पीक क्लाउड स्काई पीक से अधिक शक्तिशाली है, और सिर्फ 3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब सब कुछ बदल चुका था। राहुल पिछले 100 वर्षों में हुए अपमान का बदला लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था, लेकिन अंत में उसने दया को चुना। हा, एक बार जब उसने ये सोचा तो जयवीर बड़े ज्ञान के साथ जोर से हंस पड़ा। आज ही उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें कितनी बेतुकी थीं। दोनों चोटियों के बीच की खटास उसकी सनक बन गई थी। हालांकि राहुल इस पूरी बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ था। हा, कितनी हास्यास्पद बात है। 100 साल का जुनून बेकार गया। त्यानयू, ये स्वास्थ्य लाभ की गोली खाओ और अपनी चोटों को स्थिर करो। अपनी साधना की नींव को क्षतिग्रस्त मत होने दो। ... अपने दिल की गांठ सुझाने के बाद जयवीर ने जल्दी से गोपाल को गोली दे दी। गोली लेने के बाद गोपाल का पीला चेहरा काफी हद तक हल्का हो गया और उसकी चोटें स्थिर हो गईं। अखाड़े के दूसरी ओर सुप्रिया भी पीला चेहरा लिए आसमान से नीचे उतरी। हालांकि वह बेहोश नहीं हुई, लेकिन लड़खड़ाकर राहुल की बाहों में गिर पड़ी। हालांकि नरक के वार की शक्ति बेहद भयानक थी, सुप्रिया को उस पर काबू पाने का पर्याप्त समय नहीं मिला था। इसलिए जब उसने बलपूर्वक उसकी शक्ति का प्रयोग किया तो उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। राहुल ने सावधानीपूर्वक उसे उठाया और एक रिकवरी गोली निकाली। जल्दी करो और यह गोली खाओ। इसकी औषधीय शक्ति को अपने शरीर में फैलाओ और अपनी चोटों को ठीक करो। हाँ, सुप्रिया ने अपना पीला चेहरा उठाया और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसने गोली निगल ली और तुरंत आराम करने के लिए बैठ गई। ये मुकाबला वाकई 7 पीक्स प्रतियोगिता के फाइनल के लायक था। उन दोनों के बीच हुआ वह आखिरी मुकाबला जबरदस्त था। शुक्र है कि यद्यपि वे दोनों घायल हो गए, लेकिन इससे उनकी साधना की नींव पर कोई असर नहीं पड़ा। वीर सिंह भी सुप्रिया और गोपाल की संक्षिप्त जांच करने के लिए गए और फिर जज को सिर हिलाया। ये देखकर जज तुरंत बाहर चले गए। मैं इस द्वारा घोषणा करता हूं कि इस शताब्दी की 7 पीक्स प्रतियोगिता का विजेता है क्लाउड स्काई पीक का सुप्रिया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ उत्तेजित हो गई और एक स्वर में जयकार करने लगी। हे भगवान, क्लाउड स्काई चोटी कितनी अद्भुत है। ... ये सचमुच एक कमजोर व्यक्ति के उभरने का मामला है। अभी अभी तो मेरा दिल सीने से बाहर निकल आया था। अनगिनत दर्शकों के बीच रमेश वर्मा के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी, जब वह अपनी छवि की परवाह किए बिना जोर से चिल्ला रहे थे। अंतिम स्थान से प्रथम तक पिछले 100 सालों में क्लाउड स्काई पीक ने अनगिनत अपमान सहे थे। अब सुप्रिया की जीत की बदौलत उन्होंने आखिरकार अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया था। हा, बहन यूयूए बहुत कमाल की है। मैंने तुमसे कहा था कि वह गोपाल को हरा सकती है। अब और किसके पास कहने को कुछ है। मैं देखना चाहता हूं कि भविष्य में कौन क्लाउड स्काई चोटी पर नीचे देखने की हिम्मत करता है। रमेश वर्मा का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसके अतिरंजित भाव हास्यास्पद थे। आसपास के किसान अचंभित रह गए। ओह, क्या आप भी क्लाउड स्काई पीक के अनुयायी हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनसे भी ज्यादा उत्साहित हैं। ये सुनकर रमेश वर्मा के मुंह का कोना फड़क उठा। उसने किसान को घूर कर देखा। तुम्हें इसकी क्या परवाह? वैसे भी क्लाउड स्काई पीक सबसे शानदार है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चीफ राहुल के शिष्य हो? भीड़ ने तिरस्कार में रमेश वर्मा को बीच वाली उंगली दिखाई। उसी समय अखाड़े में वीर सिंह के वृद्ध चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। उसकी नज़र राहुल पर पड़ी और वह हंस पड़ा। ... बधाई हो जूनियर भाई राहुल, क्लाउड स्काई पीक 7 पीक्स प्रतियोगिता का विजेता है।
हा, हम तो बस भाग्यशाली थे। राहुल मुस्कुराया, उसे ज्यादा गर्व महसूस नहीं हुआ। इस समय वीर सिंह ने अपनी आस्तीन लहराई और प्रकाश की एक लकीर राहुल के सामने उतरी। फिर एक भंडारण अंगूठी की उपस्थिति का पता चला। कहने की जरूरत नहीं कि यह प्रतियोगिता का इनाम था। यद्यपि राहुल की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन जब उसने भंडारण अंगूठी की जांच की तो वह अंदर से बहुत खुश था। जरूर, उसमें महान दाव का एक दिव्य फल था। इसके अलावा कई उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां और गोलियां भी थीं। ऐसा लग रहा था कि वीर सिंह ने इस सदी की 7 पीक्स प्रतियोगिता में सचमुच बहुत निवेश किया था। शायद उसने सोचा था कि धीरज प्रतियोगिता जरूर जीतेगी। बेशक, हालांकि वीर सिंह को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह इस वजह से अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही राहुल ने स्टोरेज रिंग को हटाया, अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग! चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य और महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के एक शिष्य को विशेष उपचार गोलियां दी हैं, मेजबान को 10,000 गुना यादृच्छिक आलोचनात्मक पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान को एक अमर श्रेणी की गोली, पीली आत्मा दिव्य गोली मिली है। मात्रा 10। अरे 10 क्यों है? डिंग! चूंकि मेजबान ने एक साथ 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, उनमें से एक में एक विशेष पुरस्कार प्रणाली शामिल है जिसने मेजबान को अतिरिक्त पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। अपग्रेडेड सिस्टम वाकई अलग है। ये बहुत ही शानदार है। ... राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यदि वह अपने शिष्य और संप्रदाय के शिष्य को एक ही समय में खजाना देंगे तो एक विशेष इनाम तंत्र को सक्रिय करने की एक निश्चित संभावना होगी। यह एक जीत जीत वाली स्थिति थी। वह एक ही समय में अच्छे अंक और पुरस्कार दोनों प्राप्त कर सकता था। राहुल ने तुरंत पीली आत्मा दिव्य गोलियों की जांच की। पीली आत्मा दिव्य गोली, एक अमर श्रेणी की गोली। यह अब तक ज्ञात सर्वोच्च श्रेणी की गोली है। यह साधक के शरीर और साधना आधार को पुनर्स्थापित करने में अत्यंत प्रभावी है। जब तक साधक की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक यह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकती है। वाह, क्या ये बहुत भाग्यशाली नहीं है? जब राहुल ने पीली आत्मा दिव्य गोली का सिस्टम का विवरण देखा तो वह अब और शांत नहीं रह सका। ये गोलियां न सिर्फ अमर थीं, बल्कि ये मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती थीं। तो क्या इन 10 गोलियों से उसे 10 जिंदगियां नहीं मिलेंगी? ये सचमुच बहुत बढ़िया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुल मिलाकर इस 7 पीक्स प्रतियोगिता में राहुल ने बहुत कुछ हासिल किया और यह उसके लिए बेहद खुश होने के लिए काफ़ी था। हालांकि वह अभी भी बाहर से शांत दिख रहा था। इसी समय टीचर निशा वहां आए। बधाई हो जूनियर भाई राहुल, आपने क्लाउड स्काई चोटी को आखिरी स्थान से पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। उसके शब्द ईर्ष्या से भरे थे। संक्षेप में, अब कोई भी क्लाउड स्काई शिखर को नीचे देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिर्फ राहुल से संबंधित नहीं था, बल्कि सुप्रिया से भी, जिसे अब शून्य क्षेत्र के नीचे युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसकी अंतिम तलवार की चोट हर किसी के मन में गहराई से अंकित हो गई थी। ... मैं तो बस भाग्यशाली था। राहुल ने विनम्रता से हल्के से सिर हिलाया। इस समय वीर सिंह मुस्कुराए और स्पष्ट स्वर में बोली, सब लोग, ये 7 चोटियों की प्रतियोगिता अब समाप्त हो गई है। जो शिष्य हार गए हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। भविष्य में अपनी सफलता के लिए और भी अधिक लगन से साधना करो। साधना का मार्ग लंबा है। अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो अगली 7 पीक्स प्रतियोगिता में आप जरूर अच्छी रैंकिंग हासिल कर पाएंगे। हाँ, संप्रदाय गुरु, सभी ने एक साथ कहा। वीर सिंह द्वारा प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा के बाद राहुल ने सुप्रिया की ओर रुख किया, जो गोली की औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के बाद अपनी आंतरिक चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अध्यापक, सुप्रिया ने धीरे से अपना पीला चेहरा उठाया और सीधे राहुल की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। पिछले 3 महीनों से सुप्रिया अपने दिल में अपमान को सहन कर रही थी और अपनी पूरी शक्ति से साधना कर रही थी ताकि वह अपने शिक्षक और क्लाउड स्काई पीक की गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। अपने आसपास के लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर सुप्रिया गर्व से फूली नहीं समा रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि आज वह जहां है वह सब अपने शिक्षक की बदौलत ही है। मूर्ख लड़की, इस बार तुमने अच्छा किया। मुझे तुम पर गर्व है। राहुल ने सुप्रिया के सिर को कोमलता से छुआ और धीरे से कहा। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। ... उसके लिए दुनिया की सबसे खुशी की बात यह थी कि उसे अपने शिक्षक की स्वीकृति मिल गई। तभी एक अकेला सा व्यक्ति उनके पास आया। ये व्यक्ति जयवीर था। उसने राहुल और सुप्रिया को उलझन भरी नजरों से देखा। गहरी सांस लेने के बाद जयवीर ने अपना मुंह खोला और कहा, बधाई हो जूनियर भाई राहुल, क्लाउड स्काई चोटी पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए। आप जीत गए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयवीर ने एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की जादुई कलाकृति निकाली जो उड़ने वाली सुइयों का एक सेट था। जयवीर ने तुरंत इसे राहुल को सौंप दिया। मैं अपना नुकसान स्वीकार करने को तैयार हूँ। उड़ती हुई सुइयों का ये सेट तुम्हारा है। उसे उड़ने वाली सुइयां देने के बाद जयवीर मुड़ा और चला गया। राहुल के होंठों पर मुस्कान आ गई। फिर वह सुप्रिया की ओर मुड़ा और उसे उड़ती हुई सुइयां थमा दी। छोटी बच्ची, अगर तुम न होती तो मैं ये शर्त नहीं जीत पाता। उड़ती सुइयों का ये सेट तुम्हारा है। जब सुप्रिया स्तब्ध रह गया, गुरुजी, मेरे पास पहले से ही बादल आकाश तलवार है। आप इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते, या शायद जियून को दे दें। राहुल मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया।
इसकी चिंता मत करो, ज्यादा होना हमेशा बेहतर होता है। कौन जाने, हो सकता है भविष्य में ये तुम्हारे काम आ जाए। शियून को किसी जादुई कलाकृति की जरूरत ही नहीं है। वह जो नरकाग्नि तकनीक सीखती है वही उसका सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सुनकर सुप्रिया ने विरोध करना बंद कर दिया और उड़ती हुई सुइयां ले लीं। खैर, यह उसकी शिक्षिका का तोहफा था, इसलिए वह इसे जरूर संजोकर रखेगी। जब भीड़ ने ये देखा तो उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। ये दृश्य अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण, जलनपूर्ण और घृणास्पद था। हे भगवान, क्या चीफ राहुल उसके प्रति कुछ ज्यादा ही उदार नहीं हो रहे हैं? ये तो उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की उड़ने वाली सुइयां हैं। मेरे पास इतना अच्छा शिक्षक क्यों नहीं है? अब और मत कहो, उससे अपनी तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। सभी के हृदय प्रशंसा और ईर्ष्या से भरे हुए थे। वे क्या कर सकते थे? वे मेघ आकाश शिखर के शिष्य नहीं थे और उनमें से कई तो सप्त शिखरों के भी शिष्य नहीं थे। वे तो बस साधारण बाहरी संप्रदाय के साधक थे। भीड़ में जियाओ फैंग की नज़र सुप्रिया के खूबसूरत फिगर पर पड़ी, जो इस समय सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। जब वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय में शामिल हुआ था तब वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, जबकि वह उसे किनारे कर चुकी थी। हालांकि अब स्थिति बदल चुकी थी। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। ये सब केवल 3 महीनों में कैसे हो गया? जियो फैंग के अलावा दिव्या ने भी अपना सिर नीचे कर लिया था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वह भी सुप्रिया की तरह बनना चाहती थी और अखाड़े में सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। वे स्पष्टतः एक ही गांव के थे, लेकिन उनकी किस्मत पूरी तरह से अलग थी। शायद आज के बाद वह और सुप्रिया 2 पूरी तरह से अलग दुनिया में होंगे। बधाई हो साथी दाऊवादी राहुल। हा। इस समय एल्डर सोनू भी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में ऐसी अद्भुत तलवारबाजी देखने का सम्मान मिलेगा। ये यात्रा सचमुच सार्थक रही। आप में प्रतिभा को पहचानने की क्षमता है और आपका शिष्य देर सवेर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन जाएगा। राहुल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अब चून की 7 चोटियों की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, मुझे स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय में लौट जाना चाहिए। अगर साथी ताओवादी ये मुक्त हों तो आप किसी भी समय हमारे संप्रदाय में अतिथि के रूप में आ सकते हैं। मैं आपका खुले दिल से स्वागत करूंगा। एल्डर तोंगटियन जानबूझकर राहुल के अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राहुल युवा था, एल्डर तोंगटियन अभी भी उसकी प्रशंसा करते थे। इसके अलावा उसकी नज़र में राहुल की क्षमता सुप्रिया से कहीं ज्यादा थी। उसे रहस्यवादी प्रभु के दायरे में पहुंचने में सिर्फ 100 साल लगे थे। यह एक ऐसा मित्र बनाने लायक था, विशेष रूप से वर्तमान अराजक समय में जहां पुरातन दिव्य पर्वतों के जानवर हमला कर रहे थे। पूर्वी महाद्वीप के संप्रदायों और साम्राज्यों को अराजकता के एक और बड़े दौर से गुजरना था। इसलिए शक्तिशाली सहयोगियों से दोस्ती करना तय था। साथ ही ताओवादी तोंगटियन, मुझे लगता है कि हमारी अच्छी बनती है। मैं भविष्य में जरूर आपसे मिलने आऊंगा। हा, यह अच्छा है। मैं पहले वापस जाऊंगा। मैं स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय में तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। एल्डर सोनू मुस्कुराए और मनीष तिवारी के साथ चले गए। मनीष तिवारी के जाने से पहले उसने कुछ अनिच्छा के साथ राहुल और सुप्रिया को देखा। अब तक वह अभी भी सुप्रिया के धरती हिला देने वाले तलवार के प्रहार में डूबा हुआ था। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। उन दोनों के चले जाने के बाद राहुल ने मुड़कर सुप्रिया से कहा, हमें भी वापस चलना चाहिए। सुप्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर वे अखाड़े से बाहर निकलते समय राहुल के पीछे चले गए। हे भगवान, बहन युयुए, अभी तो आप कमाल की लग रही थीं। आपकी चमक देखकर मेरी आंखें लगभग अंधी हो गई थीं। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। चीफ राहुल के अलावा आप मेरे दूसरे आदर्श होंगे। अब से मैं सिस्टर युयुए का अनुसरण करूंगा और एक अच्छा जीवन जीऊंगा। अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो मैं पश्चिम की ओर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रमेश वर्मा अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव लिए दौड़े। यदि कोई अनजान व्यक्ति ये दृश्य देख ले तो वह सोचेगा कि उसने 7 पीक्स प्रतियोगिता जीत ली है। राहुल ने जब ये देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने रमेश वर्मा को घूर कर देखा। क्या तुम थोड़ी और गरिमा से पेश नहीं आ सकते? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारे पिता तुम्हें वर्मा परिवार की बागडोर संभालने की इजाजत कैसे दे पाएंगे? क्या आपके पिता ने आपको क्लाउड स्काई पीक पर चीयर लीडर बनने के लिए कहा था? रमेश वर्मा ने तुरंत शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके पिता ने उसे राहुल से संपर्क करने और उनकी पिछली शिकायतों को कम करने के लिए क्लाउड स्काई पीक पर भेजा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह अपने क्षितिज को व्यापक बना सके और एक सर्वोच्च पवित्र भूमि की शक्ति का अनुभव कर सके। बेशक रमेश वर्मा भी पूरे 7 पीक्स प्रतियोगिता का बारीकी से अवलोकन कर रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने महसूस किया था कि उनकी उम्र के कई लोग उनसे अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली थे। उसकी प्रतिभा यांगली दिव्य साम्राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए पर्याप्त थी और बस इतना ही। इसलिए वह जानता था कि उसका पिछला अहंकार अज्ञानता से उपजा था। चीफ राहुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं भविष्य में निश्चित रूप से ठीक से साधना करूंगा और पिताजी को निराश नहीं करूंगा। रमेश वर्मा ने सोच विचार के बाद अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा। पहले की तुलना में रमेश वर्मा सचमुच बहुत बदल गया था। अब वह पहले जैसा घमंडी और बनावटी नहीं रहा।
इसके अलावा रमेश वर्मा की एक अच्छी विशेषता ये थी कि वह कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। ये सुनकर राहुल ने राहत में सिर हिलाया। उन्होंने बहुत पहले ही राजवीर वर्मा के इरादों का अनुमान लगा लिया था, जो इस अनुभव का उपयोग करके रमेश वर्मा की सुखवादी जीवनशैली और रवैये को पूरी तरह से ठीक करना था। शुक्र है कि सुचांद को बचाया नहीं जा सका और अब तक के अनुभव ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। बेशक राजवीर वर्मा को भी शायद अन्य उम्मीदें थीं। अपने बेटे को राहुल के साथ अधिक संपर्क रखने की अनुमति देने के अलावा ये सबसे अच्छा होगा यदि उसका बेटा राहुल का शिष्य बन जाए। वास्तव में महान वन्य दिव्य संप्रदाय में ऐसी स्थितियां दुर्लभ नहीं थीं। 7 चोटियों से जुड़े प्रमुख परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज मूलतः इन चोटियों के प्रमुखों के शिष्य थे। ऐसे संबंध दोनों पक्षों के बीच लेन देन के लिए अधिक लाभदायक थे। राहुल का भी यही विचार था, लेकिन अभी किसी और शिष्य को लेने का समय नहीं आया था। खैर, रमेश वर्मा को अभी भी काफी समय तय करना था, तभी राहुल उसे शिष्य के रूप में लेने पर विचार करेगा। ठीक है, अब जब प्रतियोगिता खत्म हो गई है तो वापस चलें, राहुल ने हल्के से कहा और फिर मुड़कर चला गया। अब समय आ गया था कि वह अन्य मामलों से निपटें। उदाहरण के लिए उस प्राचीन दिव्य पर्वत की गहराई में एक दरार जो एक अजीब सी काली शक्ति से भरी हुई थी, और वहां छिपी हुई एक प्राचीन कब्र। आखिर इसे किसने पीछे छोड़ा था? क्या ये वही काला कछुआ था जो विशाल ताबूत ले जा रहा था, जिसका उल्लेख रमेश वर्मा ने पहले किया था? थोड़ी देर बाद वे क्लाउड स्काई शिखर पर लौट आए। मूलतः जीवंत वातावरण तुरंत शांत हो गया। इस अवधि के बाद मेघ आकाश शिखर के आड़ू वन में स्थित महल का निर्माण लगभग पूरा होने वाला था। क्लाउड स्काई शिखर पर लौटने के बाद रमेश वर्मा तुरंत काम की निगरानी के लिए आड़ू के जंगल में भाग गए। जहां तक खुशी की बात है, तो जैसे ही वह क्लाउड स्काई शिखर पर वापस लौटी, उसने कहा कि वह थक गई है और आराम करने के लिए वापस चली गई। राहुल जानती थी कि यह लड़की शायद अपनी बड़ी बहन के प्रदर्शन से दबाव में है और जल्द से जल्द उसके शरीर में मौजूद कीमती हड्डी की शक्ति को अवशोषित करना चाहती थी। तभी वह सुप्रिया को पकड़ पाई।